चैप्टर 1261 टू 1270। इस बार विद्रोही गढ़ की सफाई बहुत चिकनी थी। इन विद्रोहियों ने कुछ गुप्त कमरों को बखूबी छिपा रखा था। हालांकि वे इन अनुभवी दिग्गजों के हाथों से कैसे बच सकते थे। अंत में उन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया गया। ये कबीले ने कार्रवाई की और एक विद्रोही गढ़ का सफाया कर दिया। इस मामले ने सीधे तौर पर कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में बहुत अशांति पैदा कर दी। इसने सीधे तौर पर कई बेचैन छोटे शैतानों को अपने पंजे पीछे खींच लिए। इस बार ये जियानशान ने बड़ी धूमधाम से एक विद्रोही गढ़ का सफाया कर दिया। वह इन अपराधियों को यह भी बताना चाहता था कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार अब ये कबीले के नियंत्रण में था। गुस्ताखी करने की उनकी बारी नहीं थी। ये कबीले के शिष्यों ने वास्तव में इन अपराधियों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। भले ही इन अपराधियों ने आसमान पलट दिया हो, वे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल से नहीं बच पाएंगे। यदि उन्होंने वास्तव में ये वंश को उकसाया तो कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल मिनटों में समतल हो जाएगी। अंत में उन्होंने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल को आकाश के रूप में, पूरी दुनिया के रूप में माना। हालांकि ये कबीले के लिए, यह केवल ये कबीले के शिष्यों के लिए एक जगह थी। यह केवल कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों के लिए अनुभव प्राप्त करने का स्थान था। हालांकि इस तरह की पिटाई अभी भी समय समय पर की जानी थी। आखिरकार अगर कुछ समय तक पिटाई नहीं हुई तो कुछ लोग अपनी पहचान भूल जाएंगे। एक बार जब वे परेशानी खड़ी कर देते हैं तो वे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। हर बार ये क्लान को कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। आदेश कुछ ऐसा था जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था। हालांकि यहाँ तक सबसे खराब ऑर्डर भी बिना किसी ऑर्डर के बेहतर था। इस गुप्त लड़ाई में ये जिवेन और ये कियान है जिन्होंने महान योगदान दिया था, का पुरस्कार भी जल्दी मिल गया था। तो जियानशान ने कुछ भी नहीं छुपाया। सभी प्रकार के पुरस्कार शीघ्रता से वितरित किए गए। 2 डेसोलेट ब्लड डिवाइन फ्रूट्स के अलावा उनमें से प्रत्येक के लिए 3 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल भी थे। क्यूई की भरपाई करने और चोटों को ठीक करने के लिए कई अन्य प्रकार की औषधीय गोलियां भी थीं। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से डेसोलेट ब्लड डिवाइन फ्रूट्स जितना अच्छा नहीं था। ये जिवेन के लिए यह कोई छोटी दौलत नहीं थी। हालांकि यह उतना नहीं था जितना उसने ये जियानजोंग से लूटा था। ये जियानजोंग ने इस धन को जमा करने के लिए हजारों साल बिताए थे। उसने केवल एक कार्य पूरा किया था और 3 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किए थे। ये जिवेन की तुलना में ये कियान है रातों रात अमीर बन गया था। ये जिवेन ने लाखों स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह कुछ समय के लिए 3 अरब स्पिरिट क्रिस्टल के बारे में उत्साहित था। हालांकि यह केवल कुछ ही समय के लिए था। हालांकि ये कियान है अलग थी। 3 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल एक बार में उसकी संपत्ति को दोगुना करने के बराबर थे। उन्होंने ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 8वें स्तर पर अभी कदम रखा था और केवल कुछ 100 वर्षों के लिए साधना की थी। उसकी तुलना ये जियानजोंग जैसे बूढ़े आदमी से नहीं की जा सकती थी। उसने वास्तव में इसे रातों रात अमीर बना दिया था। हालांकि वह इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट था कि वह एक शिवेन के प्रकाश का आनंद ले रहा था। अन्यथा एकमात्र अंडरकवर मिशन उसे इतनी दौलत कैसे दे सकता था? बिल्कुल नहीं। यदि किसी यादृच्छिक मिशन ने इतनी संपत्ति दी होती तो ये परिवार बहुत पहले ही दिवालिया हो गया होता। अन्य विशेषज्ञ, यहाँ तक ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी केवल करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल से पुरस्कृत किए गए थे। उन दोनों ने जो धन पाया उसकी तुलना में वह बाल्टी में एक बूंद थी। हालांकि वे दोनों आग और पानी से एक साथ गुजरे थे, लेकिन असली वजह ये जिवेन थी। उच्च अधिकारी, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन हॉल के उच्च अधिकारी, ये शिवेन पर संसाधन डालने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे। यह प्रमुख ताकतों द्वारा प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य विधि भी थी। यह दूसरों के लिए अनुचित हो सकता है, लेकिन लोग अनुचित होने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसलिए पूर्ण निष्पक्षता की तलाश करना असंभव था। वह इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट थे कि उनकी क्षमता कहाँ है। ये जिवेन के बिना वह भविष्य में ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। यदि वह भाग्यशाली था तो वह अर्धचरण दिव्य क्षेत्र में टूट सकता था, लेकिन यदि वह अशुभ था तो यह संभव था कि वह अपने शेष जीवन के लिए ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 9वें स्तर पर अटका रहेगा। हालांकि उसके पास खेती करने के लिए अभी भी हजारों साल थे। वास्तविकता इतनी क्रूर थी। यहाँ तक ये जियानजोंग, जो हजारों वर्षों से पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर अटका हुआ था, अभी भी इस दहलीज पर अटका हुआ था और मरने पर भी इसे पार नहीं कर सकता था। वह ये जियानशान की पीढ़ी के ही थे, लेकिन उनके अधिकार की तुलना ये जियानशान से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। यही कारण था कि बहुत से डीकन एल्डर्स उन प्रतिभाओं की ओर मुड़े थे जिनके पास अत्यंत उच्च प्रतिभाएं और असीम भविष्य थे। इन प्रतिभाओं पर भरोसा करके ही वे भविष्य में इन प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के बाद ड्रैगन से लाभ प्राप्त कर सकते थे। इन प्रतिभाओं को भी गहरी जड़ों वाले इन डीकन बुजुर्गों के समर्थन की आवश्यकता थी। यह दोनों पक्षों के लिए एक जीत की स्थिति थी। ये जियानशान, ये जिवेन के लिए बहुत दोस्ताना था। जरूरी नहीं कि वह अग्रिम रूप से निवेश करने के इरादे के बिना हो।
हालांकि उनके चरित्र ने निर्धारित किया था कि उनके लिए येजियानज़ोंग की तरह येज़िवेन पर भरोसा करना असंभव था, लेकिन इस तरह की सद्भावना ही काफ़ी थी। येज़िवेन ने अद्वितीय प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन अभी तक गोल्डन जेड पवेलियन जैसी बड़ी ताकत नहीं बनाई थी। इस समय भोर हो चुकी थी और सूर्य अभी तक नहीं निकला था। पहले किए गए निवेश को समय पर मदद माना जाएगा और थोड़ी देर बाद सोने पर सुहागा होगा। इस समय फंसना आखिरी ट्रेन की तरह था। विशेष रूप से उसने 2 उजाड़ रक्त दैवीय फल भी प्राप्त किए थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने थे जिन्हें स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी पा सकते थे। इन 2 उजाड़ रक्त दिव्य फलों के साथ, जब तक उसकी किस्मत बहुत खराब नहीं थी, यह लगभग निश्चित था कि वह स्वर्ग के दायरे में आधा कदम होगा। कुछ वर्षों के बाद वह निश्चित रूप से ये क्लान में एक बड़ा शॉट बन जाएगा। ये कियान है इन चीज़ों के बारे में सोच सकते थे और येज़िवेन स्वाभाविक रूप से भी उनके बारे में सोच सकते थे। जैसा कि उसने अधिक से अधिक असीमित संभावनाएं दिखाईं, ये कबीले में बहुत सारे लोग थे जो उसे मरवाना चाहते थे, लेकिन साथ ही ऐसे बहुत से लोग थे जो उसके भविष्य को लेकर आशान्वित थे और केक पर फूल जोड़ने को तैयार थे। यदि वह भी ऐसा होता तो परमेश्वर के बच्चे येशुकोन के आसपास और भी लोग होते। यह पता लगाने के बाद येशिवेन भी बहुत अधिक आश्वस्त हो गई थी। ये कबीले का अज्ञात मास्टरमाइंड विरोध करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं था। इस गढ़ को मिटा देने के बाद कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में येशिवेन का मार्ग आसान और सुगम हो गया। अब किसी की खुले तौर पर येशिवेन का शिकार करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि यह खबर कि येजियानज़ों के येशिवेन के हाथों मरने की बहुत संभावना थी, पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में भी फैल गई थी। ये खबर विद्रोही गढ़ को मिटा देने वाले ये कबीले से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। यह ठीक प्रगति की अद्भुत गति के कारण था जो येशिवेन ने दिखाई थी। शुरुआत से ही उन्होंने लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 8वें स्तर पर एक मास्टर को मारने की हिम्मत की। अब यहां तक कानून अभिव्यक्ति दायरे के 9वें स्तर पर एक मास्टर भी उसके हाथों दुखद रूप से मर गया। उसकी प्रगति इतनी महान थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने वर्षों तक कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में येजियानज़ों की ताकत को अच्छी तरह से जाना जाता था। यहां तक वो भी येशिवेन के हाथों मर गया। इससे वे लोग जिन्होंने व्यवस्था प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में दुष्टता की थी, भय से कांप उठे। ये कबीले के बिना भी यह बच्चा भी एक अद्भुत स्तर तक बढ़ गया था, एक ऐसे स्तर पर जिसे वे यूं ही कम नहीं आंक सकते थे। जब तक कि यह आधा कदम दिव्य क्षेत्र मास्टर नहीं था, लेकिन आधे कदम दिव्य क्षेत्र मास्टर के लिए चाल चलना बिल्कुल असंभव था। ये कबीला वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभा को बिना सोचे समझे कत्ल नहीं होने देगा। यदि उनका पहले से येशिवेन को तेज करने का इरादा था, लेकिन अगर एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र मास्टर या यहां तक एक दिव्य क्षेत्र मास्टर ने एक चाल चली, तो ये क्लान शायद एक सींग के घोंसले को छेदने जैसा दंगा करेगा। इसने उन अपराधियों को भी मजबूर कर दिया जो गुप्त रूप से एक कदम उठाने के लिए ललचा रहे थे। एक बड़ी ताकत का शिष्य होने का यही फायदा था। जो लोग पर्याप्त मजबूत नहीं थे, वे केवल उनके द्वारा मारे जा सकते थे, और जो उन्हें मारने की ताकत रखते थे, उन्हें उन बूढ़े लोगों और पुराने वरिष्ठों पर विचार करना था जो अभी भी उनके पीछे कई साल पहले जीवित हो सकते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत अधिक से अधिक समृद्ध हो रही थी। पलक झपकते ही आधा साल से ज्यादा बीत गया। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में येशिवेन का समय आखिरकार समाप्त हो गया था। इस आधे साल में येशिवेन की खेती में सुधार जारी रहा। उसकी ताकत के बाद कानून प्रकटीकरण दायरे के 6ठे स्तर की दहलीज को पार कर गया, कोई अड़चन नहीं थी और वह ऊपर जाता रहा। हालांकि उसने फिर से उजाड़ रक्त दिव्य फल नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपनी खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल और ब्लडस्टोन निगल लिए। इस आधे साल में वह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के सबसे बुरे स्थानों पर गया जहां वह जा सकता था, उस उजाड़ भूमि से जहां सभी प्रकार के हड्डी के जानवर बड़े पैमाने पर दौड़ते थे, मृत्यु के देश में जहां सभी प्रकार की शिकायतें इकट्ठी होती थीं। यह लगभग सबसे खराब जगह थी। यह भी कहा जा सकता है कि जहां भी माहौल सबसे खराब होता था, वह वहां एक तपस्वी की तरह लगातार खुद को तेज करते हुए जाता था। सबसे कठिन वातावरण और आग में ईंधन जोड़ने के लिए भारी मात्रा में स्पिरिट क्रिस्टल और रक्त के पत्थरों के साथ आधे साल से भी कम समय में उन्होंने अपनी खेती को सफलतापूर्वक लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंचा दिया। ऐसी गति तो वे राक्षसी प्रतिभाएं भी इसे देखकर जोर से चिल्लाएंगी। आधे साल से भी कम समय में वह पहले ही 3 अरब से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल का सेवन कर चुका था और उसे नहीं पता था कि उसने कितने ब्लडस्टोन का सेवन किया था। ये खपत उसकी सबसे ठोस नींव बन गई, जिसने उसे कदम से कदम ऊपर जाने के लिए प्रेरित किया। येशिवेन इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि वह क्या चाहता है। इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में पर्यावरण इतना खराब था कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इस खराब वातावरण के कारण ही यह स्थान खेती के लिए एक पवित्र स्थान बन सका। जिस तरह का खराब वातावरण लोगों को मुश्किल से जीवित रहने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर करता था, वह मौलिक कारण था कि यह स्थान खेती के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। हालांकि
क्योंकि उन्होंने ये जियानजोंग की मृत्यु की खबर फैलाई थी, लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 9वें स्तर के बड़े मालिकों में से किसी ने भी उनके बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के आधे चरण में उन स्वामी ने भी खुद को संयमित किया। इन लोगों की धमकी के बिना वे अपराधी अब उसके लिए प्रतिरोधी नहीं थे। बेशक येज़िवेन दिव्य क्षेत्र या यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र के आधे चरण में उन स्वामियों के साथ परेशानी खोजने की पहल नहीं कर सकती थी। यह मृत्यु को प्रणाम करना होगा और वह ऐसा काम नहीं करेगा। जैसा कि कहा जाता है, जब कठिनाइयां आती हैं तो आपको उनका सामना करना पड़ता है, जब मुश्किलें न हों तो उनका सामना करना ही पड़ता है। इस आधे साल में येज़िवेन लगातार कठिनाइयां पैदा करने की प्रक्रिया में था और अंत में वह एक सीमा तक पहुंच गया। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में उनकी 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो गई थी। उसके पास अभी भी बहुत सारे योगदान बिंदु थे, लेकिन वह बदलते समय को जारी रखने का इरादा नहीं रखता था और सीधे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल से निकल गया। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल से बाहर निकलने के बाद येज़िवेन ने राहत की सांस ली। चाहे वह शुरुआती चरण में पीछा किया जा रहा हो या बाद में उसने अपने लिए जो कठिनाइयां पैदा की, वह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं कर सका। उसे हर समय तनाव में रहना पड़ता था और जिस क्षण उसने स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल छोड़ा, वातावरण तुरंत बदल गया, विशेष रूप से जब उसके चेहरे पर आध्यात्मिक ऊर्जा की हवा चली, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के सभी शिरोबिंदु खुल गए हों। स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल जैसी जगह में यहाँ तक कि जो हवा भी चलती थी वह क्रोधी, शुष्क और जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। येज़िवेन थोड़े समय में फिर से कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में वह बीच में था। ऐसा लगता था कि वह अर्ध चरण दिव्य क्षेत्र के तहत एक प्रतिद्वंद्वी नहीं ढूंढ सका, लेकिन वह आधे चरण दिव्य क्षेत्र से ऊपर के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। यदि यह जारी रहा तो प्रभाव बहुत सीमित होगा, चाहे कितना भी प्रशिक्षण क्यों न हो। गेट पर पहरेदार अभी भी 4 भयानक बुजुर्ग थे। येज़िवेन की वर्तमान दृष्टि के साथ वह अभी भी उनकी विशिष्ट साधना के माध्यम से नहीं देख सकता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे ये जियानशान से अधिक अत्याचारी थे। येज़िवेन को बाहर आते देख उन चारों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, ठीक 4 पत्थर की मूर्तियों की तरह। येज़िवेन ज्यादा देर तक नहीं रुकी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया। उन्होंने कानून प्रवर्तन शहर छोड़ दिया और स्वागत अतिथि शहर लौट आए। स्वागत करने वाला अतिथि शहर निस्संदेह 1 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक उजाड़ था। कई विदेशी मेहमान और शाखा परिवारों के विशेषज्ञ शताब्दी समारोह के बीतने के बाद पहले ही स्वागत अतिथि शहर छोड़ चुके थे, तो यह बहुत सुनसान लग रहा था। येज़िवेन लुओए शहर के शाखा परिवार के प्रांगण में लौट आई। जैसे ही वह वाहन प्रकाश पर उतरा, उसे तेज तर्रार ये कियाओ ने ढूंढ लिया। 1 साल के बाद ये कियाओ ने आखिरकार आधे चरण के ट्रांसेंडेंस दायरे की दहलीज को पार कर लिया और सफलतापूर्वक ट्रांसेंडेंस दायरे को पार कर लिया। 1 साल पहले की तुलना में वह बिल्कुल अलग थी। दूसरा भाई, पिताजी, तीसरा चाचा, दूसरा भाई वापस आ गया है। ये कियाओ की आवाज सुनकर इस समय ये माओ, ये कै, ये जुनहाए और ये जुन्यान सभी कमरे से बाहर कूद गए और देखा कि येज़िवेन अपने सामने अक्षुण्ण खड़ा है। सभी थोड़े उत्साहित थे, हालांकि उन्होंने 1 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था। हर कोई जानता था कि येज़िवेन कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गई थी। उनके लिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार निस्संदेह बहुत खतरनाक था। इनकी कभी भी दर्दनाक मौत हो सकती है। भले ही ये माओ, ये कै और अन्य लोगों के पास एन्फोर्सस स्वर्गीय जेल में प्रवेश करने की क्षमता हो, फिर भी उन्होंने अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे किसी भी समय मारे जा सकते थे। वे, जो अभी अभी पारलौकिक क्षेत्र में पहुंचे थे, पापियों के पसंदीदा लक्ष्य थे। बलवान नहीं थे, लेकिन उनके पास बहुत धन था। 1 साल के बाद ये कै, ये कियाओ की तरह पहले ही कानून घोषणा के दायरे में कदम रख चुकी थी। यदि वह लुओए शहर के शाखा परिवार में लौट आया तो उसकी ताकत शाखायल्द के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार, हालांकि उसकी तुलना येज़िवेन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसकी तुलना येज़िवेन से किससे की जा सकती है? ये माओ का सुधार और भी स्पष्ट था। उन्होंने पहले ही ट्रांसेंडेंस रियलम फोर्थ हेवन में कदम रख दिया था। केवल 1 वर्ष में इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्रतियोगिता से प्राप्त कई संसाधनों ने उन्हें इतनी प्रगति करने में बहुत मदद की थी। यहाँ तक येज़िवेन द्वारा प्राप्त औषधीय गोलियां भी ये माओ और अन्य लोगों को दी गई थीं। यह मूलभूत कारण था कि उन तीनों ने केवल 1 वर्ष में इतना सुधार किया था। उन प्रतिभाओं के पास अपनी प्रतिभा के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, जो यह था कि उनके पास खेती करने के लिए अनगिनत संसाधन थे। अच्छा, यह अच्छा है कि आप सुरक्षित वापस आ गए। ये जुनहाई ने येज़िवेन की ओर दया से देखा और कहा। येज़िवेन मुस्कुराए और कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में अपने अनुभव के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा कहना उन्हें और परेशान कर देगा। ये जुनहाई और अन्य लोगों ने नहीं पूछा। वैसे भी जब तक वह वापस आया, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं थी।
इसके अलावा वे अपने दिल में अधिक से अधिक संतुष्टि महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने येशिवेन को अधिक महिमा की ओर कदम दर कदम देखा था। येशिवेन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और उसका असर आत्मविश्वास और जोश से भरा हुआ था। उनकी नज़रों में वह अपने दूसरे भाई से बहुत मिलता जुलता था। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। बस समय पर अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए मेरे साथ आओ, ये हुआन ने कहा। येशिवेन ने सिर हिलाया। येशिवेन के लौटने के बाद ये जुनहाई का परिवार, जो लंबे समय से तैयार था, येशिवेन को गेस्ट सिटी से बाहर ले गया। धीरे धीरे सभी के कदमों के निशान दूर होते जा रहे थे और वे सीधे ये कबीले के मुख्य क्षेत्र में चले गए। येशिवेन थोड़ा अजीब था क्योंकि उसने महसूस किया कि आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा हवा में वास्तव में राक्षसी ऊर्जा थी। हाँ, उसे यकीन था कि उसकी भावना गलत नहीं थी, यह राक्षसी ऊर्जा थी। यहाँ तक कि ये मोह भी घबरा गया। भले ही वह गलत महसूस करता हो, ये मोह गलत नहीं होगा। यह बुरा शैतान राक्षसी ऊर्जा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील था। हालांकि यह शैतानी ऊर्जा के साथ थोड़ा ही मिला हुआ था, फिर भी येशिवेन ने इसे महसूस किया। जब येशिवेन बहुत हैरान महसूस कर रही थी, तभी उसके सामने एक बड़ी दरार आ गई। यह ये कबीले की गहराई में स्थित था। इस दरार से अनगिनत मोकी बाहर निकल रहे थे और इस विशाल दरार के ऊपर आकाश में अनगिनत जैन सरणियां थीं जो मोकी को बाहर निकलने से रोक रही थीं। गहराई में जो था वह सारणियों की शक्ति से अलग थलग लग रहा था। यहाँ तक येशिवेन की आंखों की रोशनी में भी वह इसके आर पार नहीं देख सका। यह था डेविल डोमेन के लिए एक मार्ग। येशिवेन इस जगह की गहराई में स्थिति नहीं देख सकती थी। हालांकि उन्हें शैतानी जाति का सामना करने का समृद्ध अनुभव था, तो उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने ट्रू मार्शल वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सारे शैतान दुनिया चैनलों का सामना किया था। हालांकि इस चैनल का पैमाना वास्तव में भयानक था। यह अज्ञात था कि यह कितने हजारों मील लंबा था और यह हजारों मील चौड़ा भी था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी विशाल शैतान ने सब कुछ भस्म करने के लिए अपना खूनी मुंह खोल दिया हो। अगर ट्रू मार्शल डोमेन में इतनी बड़ी दरार आ जाती तो ट्रू मार्शल डोमेन खत्म हो जाता। शैतान की दौड़ जो बाहर निकली वह पूरे ट्रू मार्शल डोमेन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। आमतौर पर कुछ छोटी दरारें होती थीं और उन्हें अक्सर अंतरिक्ष के नियम द्वारा ठीक कर दिया जाता था। हालांकि उन्होंने इतनी बड़ी दरार के बारे में कभी नहीं सुना था जिसे वास्तव में बनाए रखा जा सके। इसके अलावा इतनी बड़ी दरार के साथ वह नहीं जानता था कि पीछे से कितनी शैतान दौड़ निकल आएगी। ये कबीला इसका बचाव कैसे कर सकता था? समूह ने संपर्क करना जारी नहीं रखा। उस क्षेत्र में बहुत अधिक अत्याचारी आभामंडल था जिसने येशिवेन को भय से कांपने के लिए मजबूर कर दिया था। जब वे उस क्षेत्र से हजारों मील दूर थे, ये जुनहाई और अन्य रुक गए। एक पहाड़ी पर उन्होंने एक अगरबत्ती और एक स्मारक पटिया स्थापित की और उसके दूसरे भाई ये जुनशान और उसकी पत्नी की स्मृति पटियाएं लिखीं। हालांकि येशिवेन संदेह से भरा था, फिर भी उसने सम्मानपूर्वक अगरबत्ती भेंट की और प्रणाम किया। किसी भी स्थिति में उसका भौतिक शरीर भी ये जुनशान का पुत्र था। इसके अलावा जैसे जैसे वह इस दुनिया में लंबे समय तक रहा, वह धीरे धीरे इस पहचान में एकीकृत हो गया। उनके पिछले जीवन की विभिन्न चीजें धीरे धीरे उनके दिल में दबी हुई अतीत बन गईं। हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह से जाने नहीं दिया था, फिर भी उन्हें पृथ्वी पर लौटने का जुनून नहीं था। भले ही वह वापस चला गया, लगभग 200 साल बीत चुके थे। यहाँ तक अगर वह वापस चला गया, चीजें पहले ही बदल चुकी थीं। धीरे धीरे उसकी पहचान केवल इस दुनिया की येशिवेन ही रह गई। दूसरा भाई तुम्हारा एक उत्तराधिकारी है। वेन असाधारण है और उसके पास तुम्हारी शैली है। तू जुनहाई ने शून्य को देखा और वह थोड़ा चकित था जैसे कि वह ये जुनशान को शून्य में देख सकता है। यदि दूसरा भाई इसे वहां जानता है तो उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए। ये हुआ ने उदास भाव से कहा। हाँ, ये जुनहाई ने आह भरी और कहा, वेन यह वह जगह है जहां तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई थी। हम लुओ शहर में अलग हो गए हैं, इसलिए हमारे लिए यात्रा करना असुविधाजनक है। आप निश्चित रूप से पालन पोषण करने के लिए पैतृक परिवार में रहेंगे। आप भविष्य में अक्सर अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आ सकते हैं। हाँ, येशिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। उनका हृदय शंकाओं से भरा था। इस जगह क्या है? यह एक अत्यंत विशाल 2 क्षेत्र युद्ध क्षेत्र जैसा दिखता है, लेकिन ये कबीले में इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र क्यों है? यहाँ तक कि यह सीधे दानव लोक की ओर ले जाता है, और मेरे माता पिता की मृत्यु यहाँ क्यों हुई? लेकिन ये जुनहाई के रूप को फिर से देखकर ऐसा लगा कि वह उसके लिए व्याख्या नहीं करना चाहता था। मानो येशिवेन की शंकाओं को देखते हुए ये जुनहाई ने कहा, वेन क्या तुम थोड़े अजीब नहीं हो? यह कौन सी जगह है? यह वास्तव में हमारे ये कबीले का आंतरिक भाग है और हमारे ये कबीले का मुख्य क्षेत्र भी है। यह हमारे ये कबीले की नींव भी है। वास्तव में हमारे ये कबीले ने यहाँ अपना कबीला स्थापित करने का कारण इस 2 क्षेत्र मार्ग को दबाने के लिए चुना है। यह 2 क्षेत्र मार्ग बड़ा नहीं है।
हालांकि युद्ध के मैदान का पैमाना बड़ा नहीं है, लेकिन यह हमारे ये कबीले की अधिकांश शक्ति को भी नियंत्रित करता है। उद्धरण चिन्ह। बड़ा नहीं, ये शिवेन के मुंह के कोने में फड़कने की ललक थी। इतनी बड़ी दरार वास्तव में बड़ी नहीं थी। तब दो दुनियाओं के बीच वास्तविक मार्ग कितना बड़ा होगा। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह अभी भी प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में सब कुछ मापने के लिए ट्रू मार्शल डोमेन के मानक का उपयोग कर रहा था। ट्रू मार्शल डोमेन और डायमंड डोमेन की तुलना करना एक विशाल की तुलना एक बच्चे से करने जैसा था। ट्रू मार्शल डोमेन के लिए दानव डोमेन एक अजेय अस्तित्व था, लेकिन प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के लिए दानव क्षेत्र सिर्फ एक विरोधी था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे अलग तरह से देखा। इसके अलावा दानव क्षेत्र ने कभी भी प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर विजय प्राप्त नहीं की थी। ये जुनहाई ने ये शिवेन के यह सब पचाने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने जारी रखा, वेन आप साल भर बाहर भटकते रहे हैं, इसलिए आप शायद यह नहीं जानते। वास्तव में मानव जाति के भीतरी इलाकों में दो लोगों के बीच ऐसे कई मार्ग हैं। इन स्थानों पर विभिन्न प्रमुख बलों द्वारा इन स्थानों से भागने और प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकने के लिए इन स्थानों की रक्षा की जाती है। ये जिवेन ने सोच समझकर सिर हिलाया। यद्यपि ये दो क्षेत्र मार्ग बड़े नहीं हैं, फिर भी दानव क्षेत्र उनके पीछे है। जब दानव क्षेत्र ने प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर आक्रमण किया तो उन्होंने इन मार्गों को पीछे छोड़ दिया जो कि कई दानव देवताओं द्वारा पीछे छोड़े गए प्रतीत होते थे। हम उन्हें बिल्कुल भी समाप्त नहीं कर सकते। हम उन्हें प्राकृतिक रूप से ठीक भी नहीं कर सकते। वे अनगिनत वर्षों से न तो बढ़े हैं और न ही घटे हैं। इसलिए हम उन्हें दबाने के लिए केवल बहुत सारी जनशक्ति और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये जुनहाई ने कहा, और ये दरारें हमारे कबीले की अधिकांश ऊर्जा भी लेती हैं। इसलिए बाहरी लोगों का सामना करते समय हम काफी कमजोर होते हैं। आसपास के कबीले भी अधिक अहंकारी और दबंग हो गए हैं। हमारे मानव कबीले को प्राचीन जंगल के दिल में रहने और दुनिया के शासक होने के लिए जाना जाता है। हालांकि हमारी अपनी कठिनाइयां हैं। रॉयल कोर्ट के नेतृत्व के साथ भी हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। ये जुनहाई ने आह भरते हुए कहा। ये शिवेन ने अचानक प्रबुद्ध महसूस किया। उसे अचानक समझ में आया कि मानव कबीला बाहरी लोगों के लिए इतना कमजोर क्यों था, जबकि उन्होंने प्राचीन जंगल के केंद्र में सबसे समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हालांकि ये जिवेन के मामले में ये परिवार जिगु कबीले पर काफी सख्त था। यह केवल ये परिवार था जो मानव कबीले के बीच एक राक्षस था। पहले जब नॉर्थ माउंटेन लिंग द्वारा अनपेड पैलेस को धमकाया गया था तो वे केवल अपना गुस्सा निगल सकते थे और बेबसी से देख सकते थे, क्योंकि उनके लोगों का बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, लेकिन वे बदला नहीं ले सकते थे। यह था निर्बलों का दुख। कमजोरी मूल पाप था। दानव लोग द्वारा बंधे होने के कारण वे जाने नहीं दे पा रहे थे। ताकत होना बेकार था। हालांकि इस दरार में हमारे कबीले के विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या शामिल है। इसने हमारे कबीले के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का पोषण भी किया है। हमारे कबीले के कई अज्ञात विशेषज्ञ इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर चुके हैं। उनमें से 5 हेगमन जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति भी हैं। ये जुनहाई ने कहा। चाचा, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? वह यहाँ क्यों मरे? मेरे पिता की मृत्यु से उच्च अधिकारी इतने भयभीत क्यों प्रतीत होते हैं? ये जिवेन पूछे बिना न रह सकी। ऐसा नहीं था कि वह बहुत गॉसिपी था। जीवन के इतने वर्षों के बाद उसने बहुत पहले उसे कुछ सच्चाई सिखाई थी। हालांकि ये बातें उनके जीवन से जुड़ी थीं। अगर वह इन बातों का पता नहीं लगा पाता तो कभी भी उसकी दर्दनाक मौत हो सकती थी। ये जुनहाई के हाव भाव इस समय अचानक बदल गए। उन्होंने आह भरते हुए कहा, ठीक है, हम भाइयों ने पहले इस मामले का उल्लेख करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि माओ, एर और कै र की प्रतिभाएं खराब नहीं हैं, वे बहुत आश्चर्यजनक भी नहीं हैं, इसलिए उनके लिए शांतिपूर्ण जीवन जीना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि आप अलग हैं। आपको देखना मेरे छोटे भाई के पुनरुत्थान को देखने जैसा है। आप समान रूप से प्रतिभाशाली और समान रूप से अद्भुत हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इस समय ये माओ, ये कै और ये कियाओ ने भी अपने कान खड़े कर लिए। वे जानते थे कि उनके बचपन से ही उनके ऐसे चाचा हैं। हालांकि एक बार इस चाचा का उल्लेख होने पर उनके पिता को गुस्सा आ जाता था, इसलिए वे वास्तव में बहुत उत्सुक थे। हमारा परिवार मूल रूप से एक शाखा परिवार नहीं था, बल्कि मुख्य परिवार की एक शाखा थी। आपके पिता मुख्य परिवार में एक प्रसिद्ध प्रतिभा थे। आपकी तरह ही वे सभी तरह से प्रसिद्ध हुए। फिर एक दिन तुम्हारे तीसरे चाचा और मुझे बताया गया कि तुम्हारे पिता ने दानव कबीले के साथ सांठगांठ की और बाद में इस दानव दायरे में मारे गए। तुम्हारे तीसरे अंकल और मुझे भी फंसाया गया। हमें मुख्य परिवार से निकाल दिया गया और एक शाखा परिवार के लिए पदावनत कर दिया गया। ये जुनहाई ने कहा। केवल ये जिवेन ही नहीं, यहाँ तक कि ये कियाओ और बाकी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है। मूल रूप से वे अभी भी जोंग कबीले के सदस्य थे।
इसके विपरीत ये माओ, क्योंकि वह पहले से ही काफी बूढ़ा था, वह पहले से ही चीजों को याद कर सकता था। आपके तीसरे अंकल और मैं बारीकियों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। हमें आपके माता पिता के शव भी नहीं मिले हैं। वर्षों से हम दो दुनियाओं के बीच के मार्ग पर हैं, लेकिन हमें शव नहीं मिले हैं। इसलिए हर बार हम केवल इसी तरह से पूजा कर सकते हैं और लुओए शहर में एक स्मारक स्थापित कर सकते हैं। ये जिवेन की भौहें तन गईं। इस बात को सुनने के बाद न केवल वह कुछ समझ पाया, बल्कि वह और भी भ्रमित हो गया। उसके माता पिता के मृत होने की सूचना मिली थी, लेकिन कोई विशेष जानकारी नहीं थी। प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में भी दानव कबीले के साथ सांठगांठ करना एक बड़ा अपराध था। कारण के अनुसार भले ही वह बाहर का वंशज हो, अगर ये जुनशान वास्तव में दानव कबीले के साथ मिलीभगत करता है, तो जैसे ही वह ये परिवार में वापस आएगा, उसका सिर काट दिया जाएगा। हालांकि अगर उसने कहा कि वह नहीं था, तो उसके द्वारा ये जुनहाए और ये जुन्यान को फंसाया गया था और एक शाखा परिवार बनकर मुख्य परिवार से निकाल दिया गया था। यहाँ सब कुछ रहस्य में डूबा हुआ था, जिससे वह पूरी तरह से खो गया था। न माने तो ठीक, लेकिन सुनने के बाद तो और भी भ्रमित हो गए। ये जुनहाई का इस संबंध में ज्यादा कुछ कहने का इरादा नहीं था, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर था कि एक शिवेन आवेश में आकर उन लोगों से बदला लेना चाहेंगी। ये जिवेन की मौजूदा ताकत के साथ यह लगभग आत्महत्या जैसा था। वैसे जब आप यहाँ नहीं थे तो ये कियान आपके पास आया था। आप ये कियान को भी जानते हैं। ये जुनहाई ने ये जिवेन को कुछ संदेह के साथ देखा। यहाँ तक उसने ये कियान का नाम भी सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन भी ये कियान को जानता है। हालांकि यह सोचकर कि एक शिवेन ये सुए को भी जानती थी, यह आश्चर्य की बात नहीं थी। किस प्रकार का व्यक्ति एक ही प्रकार के वृत्त से संबद्ध होगा? ये जिवेन की प्रतिभा के साथ वह इन प्रतिभावान लोगों से दोस्ती कर सकता था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये जिवेन और ये कियान एक दूसरे को पारंपरिक तरीके से नहीं जानते थे। क्या ये कियान ने बताया कि वह क्या था? ये जिवेन ने कुछ संदेह के साथ कहा। जिस समय वह ये परिवार में लौटा, उसने यह भी सुना कि ये कियान पहले ही लौट आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह खेती के करीब है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय उसे ढूंढ लेगी। उसने नहीं बताया कि वह क्या था। उसने सिर्फ इतना कहा कि यदि आप कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल से बाहर आते हैं, तो आपको उसे खोजने जाना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि इसका नानबातियन के साथ कुछ लेना देना हो सकता है, ये जुनहाई ने कहा। नानबातियन, इसका उससे क्या लेना देना? ये जिवेन की भौहें तन गईं। ये परिवार की युवा पीढ़ी के बीच हमेशा से एक कहावत रही है, जिसे 5 हेगमन कहा जाता है। वे 5 हेगमन थे। बेशक यह एक नाम नहीं था, बल्कि एक उपनाम था। ये वे हस्तियां थीं जो ये परिवार की युवा पीढ़ी के शिखर पर खड़ी थीं। इन 5 लोगों को आकाशीय क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ कहा जाता था। ये 5 लोग भविष्य के ये परिवार के कबीले मास्टर के लिए सबसे अनुकूल प्रतियोगी थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनमें से एक निश्चित रूप से ये परिवार का क्लान मास्टर होगा और शेष 4 भी ये परिवार में उच्च पदों वाले लोग होंगे। इन 5 लोगों की युवा पीढ़ी के बीच अद्वितीय प्रतिष्ठा थी, यहाँ तक कि कई दिव्य क्षेत्र के बुजुर्गों ने उनके बैनर तले शरण ली। इस तरह की शक्ति ने ये शिवेन को चकित कर दिया। उदाहरण के लिए प्रिंस जिन और प्रिंस यू द्वारा आयोजित गोल्डन जेड मंडप शरण लेने के लिए ये जियांजोंग जैसे 9th हेवन लॉ मैनिफेस्टेशन रियल डीकन को ही आकर्षित कर सकता है। अर्धचरण वाले दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शायद ही कभी उनके साथ शरण लेंगे। उन दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ दें। ये परिवार का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में भी वे एक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वे दूसरों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, दूसरों की शरण लेने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि 5 हेगमन इसे कर सकते थे। वे इन अभिमानी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने पास शरण लेने के लिए कह सकते हैं। मूल रूप से 5 महापुरुष प्रशिक्षण से बाहर थे और परिवार में नहीं थे। हाल ही में नानबाटियन लौटे और उन्होंने महत्वपूर्ण समाचार का एक टुकड़ा वापस लाया। उन्हें और कुछ विशेषज्ञों को एक खजाना घर मिला। ऐसा कहा जाता है कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा खजाना है। अब उनमें से प्रत्येक के पास एक कुंजी है। उन्होंने ये परिवार के कई विशेषज्ञों को एक साथ इस खजाने के घर का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। ये जुनहाई ने कहा। भंडार, ये शिवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। प्राचीन समय अचानक नष्ट हो गया था और पीछे कई अवशेष या खजाने के घर रह गए थे। यह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में असामान्य नहीं था। आजकल के युवा वाकई कमाल के हैं। इस तरह के खजाने में कई कीमती खजाने होने चाहिए। वह वास्तव में परिवार के लोगों को एक साथ इसका पता लगाने के लिए आमंत्रित करने को तैयार है। ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों को खरीदने के लिए वह वास्तव में कीमत चुकाने को तैयार है, ये जुन्यान ने आह भरते हुए कहा। ये शिवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। कोई आश्चर्य नहीं कि नानबातियन ये परिवार के लोगों को एक साथ खजाने की खोज करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आमतौर पर अगर उन्हें इस तरह का खजाना घर मिल भी जाता है, तो वे खुद इसका पता लगाने का विकल्प चुनते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक प्राचीन खजाना घर था या कुछ और, वे उस पर एकाधिकार करना पसंद करेंगे। इसे दूसरों के साथ साझा करने की तुलना में इसका एकाधिकार करना स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक फायदेमंद था। हालांकि इस तरह से सोचने पर यह समझ में आया, तो यह लोगों का दिल खरीदना था। लोगों का दिल खरीदना होता तो नॉर्मल था। अब 5 महापुरुषों के बीच प्रतिस्पर्धा एक सफेद गर्म अवस्था में पहुंच गई थी। समय आने पर जो व्यक्ति क्लैन मास्टर के पद को प्राप्त करना चाहता था उसे काफी मजबूत होने की आवश्यकता थी, लेकिन दूसरों का समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण था। जितने अधिक समर्थक होंगे, शीर्ष पर पहुंचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस संबंध में उच्चाधिकारियों का सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने लोगों के दिलों को कैसे खरीदने की कोशिश की, समग्र रूप से ये परिवार को लाभ होगा। जब तक प्रतियोगिता को उचित सीमा के भीतर नियंत्रित किया जाता है, यह परिवार के लिए फायदेमंद होगा। अगर यह मामला है तो आप भी सहमत हो सकते हैं। हालांकि नानबातियन अधिकांश खजानों को ले जा सकते हैं, फिर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये हुआ ने कहा। चूंकि नानबातियन ने लोगों के दिलों को खरीदने के लिए इस खजाने का उपयोग करना चुना है, तो वह निश्चित रूप से पर्याप्त सूप छोड़ देंगे। ये ज़िवेन ने सुना और अपनी राय व्यक्त नहीं की। इस खजाने के घर की तुलना में वह ये कियान के बारे में अधिक चिंतित था। उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा था और वह नहीं जानता था कि वह कैसे कर रही थी। क्या वह अब भी पहले की तरह ठंडी और उदासीन थी? जहां तक महापुरुषों की बात है, जब उन्होंने उनके उत्कृष्ट मार्शल आर्ट के आंकड़ों के बारे में सोचा तो उनका दिल लड़ने की इच्छा से जल उठा। 5 अधिपतियों की तुलना में उसके और 5 अधिपतियों के बीच की खाई निस्संदेह एक चींटी और एक विशाल के बीच की खाई की तरह थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा इस यथास्थिति से संतुष्ट रहेंगे। 5 अधिपतियों के संबंध में बहुत से लोगों ने उन्हें चुनौती देने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। हालांकि इसमें ये ज़िवेन शामिल नहीं थी। 5 महापुरुष उनका अगला लक्ष्य थे। जहां तक जिन और प्रिंस यू की बात है, तो उनकी तुलना 5 महापुरुषों से नहीं की जा सकती। चूंकि नानबातियन ने हमें इतनी उदारता से आमंत्रित किया है, तो मैं स्वाभाविक रूप से जाकर देखूंगा, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। ये माओ और अन्य 2 ने ये ज़िवेन को ईर्ष्या से देखा। हालांकि नानबातियन ने सभी को आमंत्रित करने का दावा किया, वास्तव में बहुत से लोगों को निमंत्रण नहीं मिला। युवा पीढ़ी के केवल उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आमंत्रित किया गया था। साधारण लोगों के पास योग्यता ही नहीं थी। हालांकि आपको सावधान भी रहना होगा। यह खजाना घर प्राचीन काल से नीचे चला गया है। मुझे नहीं पता कि कितने तंत्र अंदर छिपे हुए हैं। मुझे डर है कि अंदर का खतरा कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल से बहुत कम नहीं है। आपको सावधान भी रहना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को मजबूर मत करो, ये जुनहाई ने कहा। खजाने के घर के अंदर फसल की तुलना में वह ये ज़िवेन की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित थे। यह उनके दूसरे भाई की इकलौती संतान थी। वह कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सका। चिंता मत करो, मुझे इस संबंध में औचित्य की भावना है, ये ज़िवेन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में शक्तिशाली दुश्मनों को मारने से उन्हें जो विश्वास मिला था, उसने उन्हें उच्च आत्माओं और उत्कृष्ट दिखने में मदद की। आजकल के युवा वाकई कमाल के हैं। वह वास्तव में इतना बड़ा खजाना घर सबके साथ साझा करने को तैयार है। इससे यह भी पता चलता है कि वह कितना महत्वाकांक्षी है। यह स्पष्ट है कि वह कुलपति की स्थिति के लिए लक्ष्य बना रहा है। हमारे जैसे बूढ़े लोगों को कबीले में पैर जमाने में कई साल नहीं लगेंगे। मैंने सुना है कि जब यह खजाना घर खोला गया था तो किसी को स्वर्ग स्तर का जादू उपकरण प्राप्त हुआ था। वह वास्तव में रातों रात अमीर हो गया। एक स्वर्ग स्तर का जादू उपकरण कुछ भी नहीं है। मैंने यह भी सुना है कि किसी ने एक प्राचीन स्वर्ग स्तर की शक्ति तकनीक प्राप्त की और उसकी शक्ति अचानक आसमान छू गई। नानबाटियन की वापसी और खजाना घर वापस लाने की खबर ये कबीले में एक और विस्फोटक खबर बन गई। इस खबर ने पितृ पूजा समारोह को जल्दी से खत्म कर दिया, जो अभी अभी गुजरा था। इस समय किसी को भी पितृ पूजा समारोह की परवाह नहीं थी। चर्चा का एकमात्र विषय यह खजाना घर था। इसे पौराणिक युग का खजाना घर कहा जाता था। तब से कितने साल बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। इससे कई युवा विशेषज्ञ अचानक बेचैन हो गए। यह स्पष्ट रूप से नानबातियन का लोगों का दिल जीतने का तरीका था। पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ मस्ती में शामिल नहीं होंगे। हालांकि नानबातियन ने यह नहीं कहा कि उन्हें एक साथ जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खासकर अब जबकि पूरा ये कबीला इस मामले पर ध्यान दे रहा था। यदि वे वास्तव में चले जाते तो यह नाम जल्द ही पूरे ये कबीले में फैल जाता। उस समय वे चेहरा खो देंगे। लेकिन वे अभी भी इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थे, चाहे कारण कुछ भी हो। नानबातियन की वापसी के साथ सभी की लाइमलाइट उन पर हावी हो गई। यहाँ तक ये ज़िवेन और गॉड्स चाइल्ड येजुकोंग जैसी प्रभावशाली शख्सियतें भी एक जैसी थीं। यह ऐसा था मानो वे तूफान और विशाल लहरों के बीच पानी पर कूद रहे हों। वे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे।
भगवान का बच्चा बहुत गौरवशाली था। भविष्य में वह एक कबीले का स्वामी बन जाएगा। ये जिवेन वह थी जिसने निचले स्तर पर गॉड्स चाइल्ड को हराया था। मूल रूप से वह सबका ध्यान आकर्षित करता था। उनमें से कोई भी अनगिनत लोगों के बीच चर्चा का उन्माद पैदा कर सकता है। लेकिन अब नान बातियन की वापसी के साथ यह सब तुरंत महत्वहीन लहरें बन गईं। केवल वे ही उग्र लहरें थे, अन्य केवल तैरते हुए बादल थे। दबंग क्या है? यह दबंग है। ये जिवेन और ये जुकोन तुरंत नान बातियन के सामने बौने हो गए। भविष्य में वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, यह अभी भी 5 अधिपतियों की बात थी। अब नान बातियन की वापसी से ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। ये जिवेन सोच भी नहीं सकती थी कि अगर जोंग बातियन लौट आए तो यह किस तरह का भव्य अवसर होगा। लेकिन उसके लिए यह भी अच्छी बात थी। नान बातियन की वापसी ने तुरंत सभी का ध्यान नान बातियन की ओर खींचा, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। वह अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारी का ध्यान चाहता था, इन उदासीन लोगों का ध्यान नहीं। इन लोगों का ध्यान अच्छी बात नहीं हो सकती है। हालांकि ध्यान आम जनता की ओर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये जिवेन की वापसी की खबर तेजी से आम जनता में फैल गई। खबर थी कि ये शिवेन को होना था। तू जुकोन को व्यक्तिगत रूप से कुलपति द्वारा प्रशिक्षित करने के लिए ले जाया गया था, इसलिए उन्होंने उसका लालच करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ये जिवेन ने फिर भी ऐसा करने का साहस किया। हालांकि ये जिवेन ने गॉड्स चाइल्ड को हरा दिया था, फिर भी उसकी हैसियत ये जुकोन की तुलना में बहुत दूर थी, लेकिन उसकी भविष्य की क्षमता भी असीमित थी। चूंकि वह ये जुकोन के साथ दोस्ती नहीं कर सकता था, इसलिए ये शिवेन के साथ दोस्ती करना भी एक बुरा विचार नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ एक अतिरिक्त टायर था। इस संबंध में ये जिवेन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अभी भी भविष्य में एक लंबा रास्ता तय करना था और ये जुकोन के साथ प्रतिस्पर्धा अभी भी लंबी थी। ये जुकोन को एक बार हराना कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर उसने उसे 10 बार या 100 बार भी हराया हो? क्या वह अभी भी संयोग और भाग्य था? वह हर किसी को यह बताने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था कि वह किसी से कम नहीं है, यहाँ तक कि तथाकथित परमेश्वर का पुत्र भी। ये जिवेन के लुओए शहर के शाखा आवास में बसने के कुछ ही समय बाद निमंत्रणों का ढेर आंगन के दरवाजे पर पहले ही पहुंचा दिया गया था। कई निमंत्रण ये परिवार की प्रसिद्ध हस्तियों के थे। कुछ मुख्य परिवार से थे, कुछ शाखा परिवार से थे और युवा पीढ़ी के शीर्ष स्वामी के कई निमंत्रण भी थे। हर कोई एक शिवेन की क्षमता देख सकता था। भले ही उसकी तुलना परमेश्वर के पुत्र से नहीं की जा सकती, फिर भी वह ये जुकोन के अधीन एक उत्कृष्ट व्यक्ति था। यदि वे उसे अपने छोटे संगठन में आमंत्रित कर सकते हैं, तो वह निश्चित रूप से कुछ वर्षों के बाद एक उत्कृष्ट सहायक बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये जिवेन के भविष्य को लेकर आशान्वित थे और उन्हें लगता था कि यह कहना आसान नहीं है कि वह भविष्य में 5 अत्याचारियों के स्तर तक बढ़ सकता है। यदि वह वास्तव में 5 अत्याचारियों में से एक के स्तर तक बढ़ सकता है, तो 5 अत्याचारियों में से एक के अधीनस्थ बल होने के लाभों को कहने की आवश्यकता नहीं थी। इन लोगों के विचार अलग अलग थे और प्रत्येक के अपने अपने गुप्त उद्देश्य थे, लेकिन सभी निमंत्रण एक एक करके भेजे गए। ये जिवेन ने उनकी ओर देखा भी नहीं और सीधे तौर पर इन निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया। वह कैसे नहीं जान सकता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों के अधीन रहने को तैयार हो सकता है कि वह आवश्यक रूप से नेता के पद पर न बैठा हो, लेकिन उसके लिए दूसरों के अधीन रहने के लिए तैयार होना असंभव था। यह उल्लेख करने की बात नहीं कि ये लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते थे और इन्हीं लोगों में एक नेता भी मिला हुआ था। निमंत्रण भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि ये कियान था। हालांकि इसे ये कियान के नाम से नहीं बल्कि क्लियर मून टेम्पल के नाम से भेजा गया था। युवा पीढ़ी की अन्य प्रतिभाओं की तरह ये कियान का भी एक छोटा संगठन था जो केवल उसी का था, जिसे क्लियर मून टेम्पल कहा जाता था। हालांकि दूसरों के महत्वाकांक्षी विस्तार के विपरीत ये कियान का क्लियर मून टेम्पल संरचना में थोड़ा ढीला था। सामान्यतया केवल समान विचारधारा वाले लोगों को ही क्लियर मून टेम्पल में भर्ती किया जा सकता है। ये कियान के नेतृत्व में युवा पीढ़ी की आधे से अधिक महिला विशेषज्ञों ने क्लियर मून मंदिर में प्रवेश किया। उनके पीछे के प्रशंसकों के अलावा स्पष्ट चंद्रमा मंदिर युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के छोटे संगठनों में सबसे मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे ये कबीले और यहाँ तक पूरे मानव बलों और पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में फैल गया, क्योंकि इन जगहों पर भी उनके प्रशंसक थे, खासकर ये कियान के नेता के रूप में। उसके प्रशंसक हर जगह थे, क्लियर मून टेम्पल के अंदर और बाहर दोनों जगह। किसी ने भी क्लियर मून टेम्पल की गुप्त शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले यह खबर फैली थी कि स्काई थंडर सागर क्षेत्र के लोगों द्वारा कई वर्षों तक ये कियान को पकड़ लिया गया और प्रताड़ित किया गया। लगभग रातों रात पूरे स्काई थंडर सी क्षेत्र का वध कर दिया गया। ये वंश के अलावा स्पष्ट चंद्रमा मंदिर के प्रशंसक भी मुख्य शक्ति थे। हालांकि तथ्य यह है कि शुद्ध चंद्रमा मंदिर केवल महिलाओं को स्वीकार करता है, कई पुरुषों को जलन होती है।
शुद्ध चंद्र मंदिर से निमंत्रण प्राप्त करने में सक्षम होना उन्हें लंबे समय तक उत्साहित और गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त था। और अब येज़िवेन को न केवल क्लियर मून टेम्पल के एक सदस्य से निमंत्रण मिला, बल्कि क्लियर मून टेम्पल के मालिक कियान से भी निमंत्रण मिला। येज़िवेन बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मून टेम्पल को साफ करने के लिए दौड़ी। ये छोटे संगठन आमतौर पर ये कबीले की विशाल पर्वत श्रृंखला में एक या दो पर्वत चोटियों पर कब्जा कर लेते थे। यहाँ तक 5 हेगमन जैसे छोटे संगठनों ने भी एक पूरी पर्वत श्रृंखला पर कब्जा कर लिया। यह ऐसा था जैसे वे एक छोटे से संप्रदाय थे। क्लियर मून टेम्पल में ज्यादा सदस्य नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने केवल महिलाओं को भर्ती किया। दूसरे, उन्होंने केवल विशेषज्ञों की भर्ती की, जिन योद्धाओं को क्लियर मून टेम्पल में स्वीकार किया जा सकता था जब तक कि वे बेहद प्रतिभाशाली नहीं थे, कम से कम लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि ये कियान नेता थी, लेकिन वह क्लियर मून टेम्पल में सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं थी। वह सदस्यों की औसत संख्या तक भी नहीं पहुंच पाई थी। जब उसने पहली बार क्लियर मून टेम्पल की स्थापना की तो वह केवल आधे चरण के लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में थी। हालांकि कई लोगों ने विभिन्न कारणों से या उसकी क्षमता के बारे में आशावादी होने के कारण उसकी स्थिति को स्वामी के रूप में मान्यता दी। येज़िवेन ने प्रकाश पर कदम रखा और जल्द ही क्लियर मून पीक पर पहुंच गई जहां क्लियर मून मंदिर स्थित था। इस समय क्लियर मून पीक के आसपास अनगिनत योद्धाओं ने प्रकाश पर कदम रखा और अंदर और बाहर चले गए। ये सभी क्लियर मून टेम्पल के सदस्य थे। क्लियर मून टेम्पल की ये महिलाएं सभी खूबसूरत थीं। येज़िवेन कुछ हद तक समझ सकती थी कि इतने सारे लोग क्लियर मून टेम्पल के करीब क्यों आना चाहते हैं। क्या इन सुंदरियों से घिरे रहना मजेदार नहीं था? येज़िवेन अभी अभी क्लियर मून पीक के पास पहुंची और पास ही से एक कर्कश आवाज सुनी, तुम येज़िवेन हो? ठीक है, तुम येज़िवेन ही हो। मैंने तुम्हारा चित्र पहले भी देखा है। तो ज़िवेन ने ऊपर देखा और लगभग 15 या 16 साल की एक लड़की को देखा। उसने हल्के पीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था। उसके माथे पर साफ सुथरी चूड़ियां थीं और वह मासूम और प्यारी दिखती थी। वो येज़िवेन की ओर उछल रही थी। हालांकि लड़की बूढ़ी नहीं दिखती थी, फिर भी वह उसकी वजह से उसे कम नहीं आंकेगा। वह एक नज़र में बता सकता था कि लड़की पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्वर्ग में थी। आप? येज़िवेन ने पूछा। मेरा नाम ये झीलन है, छोटी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास सुंदर मुस्कुराती आंखों की एक जोड़ी थी। जब वह मुस्कुराई तो उसकी आंखें गायब हो गईं। बहन कियान ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ प्रतीक्षा करूं। तो यह ऐसा ही है। धन्यवाद, येज़िवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। येज़िलन ने उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना और कहा, चलो बहन कियान लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। येज़िलान के नेतृत्व में येज़िवेन सीधे मून पीक साफ करने गई। क्या तुमने वास्तव में उस भगवान के बच्चे को हरा दिया? येज़िलन ने अपनी छोटी नाक पर शिकन दी और बहुत ही प्यारे अंदाज में पूछा। हाँ, येज़िवेन एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर भी सिर हिलाया और कहा, इस मामले के बारे में सभी को पता होने के कारण छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता है कि भगवान का बच्चा इतना शक्तिशाली नहीं है। येज़िलन ने कंधा उचकाते हुए कहा, वह तुम्हें हरा भी नहीं सका। येज़िवेन कुछ उदास थी। उसका क्या मतलब था कि वह उसे हरा भी नहीं सकती थी? क्या वह इतना कमजोर था? ही येज़िलान ने येज़िवेन की आंखों में थोड़ी चालाकी से देखा। वह बोलना जारी रखने ही वाली थी कि तभी उसे दूर से एक महिला की तेज आवाज सुनाई दी। येज़िलन, तुमने बिना अनुमति के एक आदमी के साथ क्लियर मून पीक पर पैर रखने की हिम्मत कैसे की? इस आवाज के साथ साथ उन दोनों के सामने दो आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक अपने 20वां दशा में एक महिला थी। उसने हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था और वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके बगल में एक युवक था जो 30 के दशक का लग रहा था। वो येज़िलान और येज़िवेन को देख रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ी अहंकारी नजर आ रही थी। जब येज़िलान ने यह आवाज सुनी तो वह अपनी प्यारी छोटी नाक पर शिकन डाले बिना न रह सकी। लेकिन इस बार वह क्यूट नहीं दिख रही थी, वह काफी गुस्से में थी। ये यंगसू, तुम भी एक आदमी को ले आई। लेकिन फिर उसने अचानक सोचा कि उसकी बातों में थोड़ी अस्पष्टता है। वो येज़िवेन की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसने देखा कि येज़िवेन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया और चुपचाप वहीं खड़ी रही। वह कैसे हो सकता है? मैं सीनियर हन्यू के आदेशों का पालन कर रही हूँ। महिला, ये यंग जू ने अहंकारी तरीके से कहा। ऐसा लगता था कि उसे येज़िलन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ? येज़िवेन बहन कियान की मेहमान है। येज़िलान का छोटा चेहरा थोड़ा कठोर था और थोड़ा उदासीनता से कहा, आपको यहाँ एक आदमी लाने की अनुमति है। इसके अलावा हमारे स्पष्ट चंद्रमा मंदिर में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि पुरुष शिष्यों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हम निश्चित रूप से आपको परवाह नहीं है। समय आने पर आप नन्ही हंसियां हमारे क्लियर मून टेम्पल की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देंगी।
हालांकि ये झीलन ने ये कियान को बाहर निकाला, यह स्पष्ट था कि ये यंगजू ने ये कियान की परवाह नहीं की। क्या कहा आपने? ये जिलान के छोटे चेहरे ने तुरंत नीचे खींच लिया और कहा, क्या मैं गलत हूँ? ये यंगसू ने उदासीनता से कहा, अगर तुम ये कियान को बाहर ले आते हो तो भी मुझे डर नहीं है वरिष्ठता के मामले में, हालांकि वह मंदिर की मास्टर है, वह सिर्फ एक जूनियर है। तुम अब भी मुझे सबक सिखाने के लिए हवा देना चाहते हो? ये यंगजू की साधना पहले से ही कानून के चरण के दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुकी थी, ये जिलान की तुलना में एक स्तर अधिक था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ये कियान को अपनी आंखों में नहीं डाला। ऐसा लगता था कि क्लियर मून टेम्पल में ये कियान के शब्दों में बहुत अधिक वजन नहीं था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, जब ज्यादातर लोगों की साधना उसके ऊपर थी, तो मंदिर के स्वामी के रूप में स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों का भारी वजन उठाना असंभव था। खुला संघर्ष और गुप्त संघर्ष हर जगह अपरिहार्य थे, और एक मजबूत नेता के बिना यह और भी अधिक था। कौन किसी को लाने की हिम्मत करता है? ये यंगजू ने ये जिवेन की ओर देखा और उदासीनता से कहा। वह कानून के चरण दायरे का सिर्फ छठा स्तर था। वह कौन था? उसकी दृष्टि में शायद उसकी तुलना चींटी से भी नहीं की जा सकती थी। जहां तक झीलन की बात है, अगर उसके पीछे ये कियान खड़ी नहीं होती, तो शायद वो ये झीलन पर एक नज़र भी नहीं डालती। वह अपनी मर्जी से आती और जाती थी। युवक ने ये जिवेन पर नज़र डाली और ऐसा लगा जैसे वो ये जिवेन को पहचान रहा हो। वह ये जिवेन के सामने आया और कहा, तुम ये जिवेन हो? ठीक है, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। इस समय ये यंगक्सू ने भी ये शिवेन की ओर कुछ और बार देखा। जब उसने युवक को यह कहते सुना, उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ट्रांसेंडेंस दायरे के छठे स्तर का यह बच्चा वास्तव में ये जिवेन था, टूर्नामेंट का वह चैंपियन जिसने हाल ही में इतना बवाल खड़ा किया था। हालांकि नानबातियन की वापसी ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उन लोगों की नज़रों में जिन्होंने वास्तव में उस पर ध्यान दिया था, उन्होंने कभी भी उनकी नज़रों से ओझल नहीं किया था। ये यंगजू ने पहले तो ये जिवेन को नहीं पहचाना, लेकिन उसका नाम सुनते ही उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम ये युक्वान है। मुझे यकीन है कि तुमने मेरे बारे में सुना होगा। युवक ने दम से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। ये शिवेन ने एक पल के लिए सोचा और धीरे से कहा। ये युक्वान का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया। वह देख सकता था कि एक शिवेन ने वास्तव में उसका नाम नहीं सुना था। वह इसे नकली नहीं कर रहा था। इससे वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। उसे लगातार अपने गुस्से को दबाना पड़ता था और लगातार खुद को दिलासा देना पड़ता था। यह आदमी अभी अभी बाहर से आया था और सिर्फ एक देसी बपकिन था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसे नहीं जानता था। ये झीलन ने ये जिवेन पर आंख भी मारी। जाहिर है, वह इन दो लोगों को अपने सामने पीड़ित करने के लिए अच्छे मूड में थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वास्तव में मेरे बारे में कभी नहीं सुना है या नहीं। ये युक्वान ने एक गहरी सांस ली। मैं यह भी अनुमान लगा सकता हूं कि ये कियान ने तुम्हें इस बार आने के लिए क्यों कहा, या खजाने के लिए होना चाहिए, और यही कारण है कि मैं इस बार शुद्ध चंद्रमा मंदिर आया था। आप हमारी टीम में शामिल क्यों नहीं हो जाते? समय आने पर तुम्हें लाभ की कमी नहीं होगी। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, क्षमा करें, मैं आपके साथ बिल्कुल भी टीम नहीं बनाना चाहता। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। खजाने के घर में अनगिनत खतरे हैं। यदि आपके पास एक अच्छा साथी नहीं है, तो कुछ भी हो जाए तो यह भयानक होगा। ये युक्वान ने धमकी दी। मुझे लगता है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये जिवेन अविचलित थी। ये युक्वान उसे धमकाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी इससे दूर था। यह देखकर कि ये जिवेन स्थिर था, ये युक्वान की आंखों में उग्रता के संकेत के साथ चमक आ गई। उसका फिगर एक शिवेन की ओर खींचा चला आया। उसने अपनी उंगलियां फैलाईं और एक भयानक हवा का प्रवाह तुरंत एक शिवेन को घेर लिया। इसने एक बड़ा आवरण बनाया और तुरंत एक शिवेन को अंदर धक लिया। ये जिवेन देख सकता था कि ये युक्वान का उसे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वह उसे सबक सिखाना चाहता था। हालांकि ये शिवेन उसे इतनी आसानी से सबक सिखाने कैसे दे सकती थी? उसने सोचा कि वह उसे सबक सिखाने वाला कौन है। तो जिवेन ने उपहास किया और सीधे अपना हाथ फैलाया। उसके हाथ में एक तलवार की रोशनी दिखाई दी और अचानक आकाश में घुस गया। आभा का आवरण सीधे तलवार की रोशनी से कट गया, इससे पहले कि वह ये जिवेन के सिर पर गिर पाता। आभा के आवरण को काटने के बाद ये जिवेन ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने सीधे एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार की रोशनी से भरे आकाश को काट डाला। हजारों तलवार की रोशनी ने आकाश को घनी तरह से ढक दिया और सीधे अनगिनत तलवार की रोशनी का निर्माण किया, जिसने ये युक्वान को निगल लिया। तुम वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करते हो? इस समय ये यिंगशुए ने ये जिवेन को सदमे और गुस्से से देखा, जैसे वह सोच भी नहीं सकती थी कि ये जिवेन वापस लड़ने की हिम्मत करेगी। शायद उसने पहले ये शिवेन के साथ कभी व्यवहार नहीं किया था और वह नहीं जानता था कि ये शिवेन किस तरह का व्यक्ति था। नहीं तो वह ऐसे शब्द कभी नहीं कहते।
धत्तेरी की। इस समय तलवार की रोशनी से एक उग्र आवाज निकली, जिसके बाद एक विशाल हाथ आया जिसने मौके पर अनगिनत तलवार की रोशनी को तोड़ दिया। ये युक्वान उसमें से कूद गया। तलवारों की हजारों बत्तियां उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थीं। उसकी ताकत लंबे समय से लॉ फेज दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी और वह ये जियांजों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। हालांकि वे दोनों चरम पर थे, वे स्पष्ट रूप से अलग थे। यह पानी के घड़े और पानी की बोतल की तरह था। हालांकि दोनों भरे हुए थे, दोनों की क्षमता स्वर्ग और पृथ्वी जैसी थी। यदि ये जियांजोंग एक पानी का जार था तो ये युक्वान शायद एक विशाल पूल था। एक ही सांस में उनका जिक्र नहीं हो सकता था। अगर ऐसा तब होता जब ये जिवेन कानून के चरण के दायरे के छठे स्तर तक आगे बढ़े होते तो वह ये युक्वान के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। हालांकि अब वह इससे आसानी से निपट सकते थे। पिछले 6 महीनों में उन्होंने जो कठिनाइयां झेलीं वे व्यर्थ नहीं थीं। आप वास्तव में मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हैं? तो युक्वान का चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है उसने नहीं सोचा था कि एक शिवेन उस पर हमला करने की हिम्मत करेगी। यह बस अक्षम्य था। वो ये जिवेन को सबक सिखा सकता था, लेकिन उसके दिल में ये जिवेन को वापस लड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक शिवेन के पास वापस लड़ने की क्षमता है। ये जिवेन इस साल की प्रतियोगिता की सिर्फ चैंपियन थी। अधिक से अधिक वह कानून के चरण के दायरे के छठे या 7वें स्तर पर था। 1 साल के बाद ये शिवेन की प्रगति कितनी भी तेज क्यों न हो, उसे उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 साल पहले ये जिवेन होता तो शायद वो उसे नीचा दिखाने के काबिल हो सकता था। हालांकि वह कल्पना नहीं कर सकता था कि एक शिवेन ने किस तरह की कठिनाइयों का अनुभव किया था और पिछले 1 साल में उसने किस तरह की सफलताएं हासिल की थीं। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? क्या आप मुझे सबक सिखाने के योग्य हैं? ये शिवेन ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कम महत्वपूर्ण था। बहुत से लोग उसे नीची दृष्टि से देखते थे, लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में उसे सबक सिखाना चाहता था। ये युक्वान का चेहरा हरा और जामुनी हो गया। वो ये शिवेन से पूरी तरह से चिढ़ गया था। मूल रूप से वह अहंकारी दिखता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन इतना अनियंत्रित होगा। ये शिवेन उससे भी ज्यादा अनियंत्रित थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने पाया कि वास्तव में उसके पास ये जिवेन को दबाने की क्षमता नहीं थी। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यह पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। ये युक्वान, हमारे क्लियर मून टेम्पल में लड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय ये झीलन इस समय प्रकट हुए और कहा। वह प्यारा सा चेहरा इस समय पूरी तरह से कड़ा था। जाहिर है उसे डर था कि ये शिवेन नुकसान में होगी। दूसरे शब्दों में वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने ये युक्वान किस तरह का व्यक्ति है। हमारा स्पष्ट चंद्र मंदिर यहाँ किसी को लड़ने की अनुमति नहीं देता है, अन्यथा आप हम सभी बहनों के खिलाफ जा रही होंगी। ये युक्वान मूल रूप से लड़ना चाहता था। आखिरकार उसे एक शिवेन द्वारा अपमानित किया गया था। उसका दिल खराब मूड में था, लेकिन इस समय वह थोड़ा झिझक और हिचकिचा रहा था। उन्हें क्लियर मून टेम्पल के नियम भी पता थे। यह कहने की बात नहीं है कि क्लियर मून टेम्पल में कुछ विशेषज्ञ थे जिनसे उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता थी। क्लियर मून टेम्पल का विशाल प्रभाव उन्हें बेहद भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। क्लियर मून टेम्पल में लड़ने का साहस और क्लियर मून टेम्पल के नियमों को तोड़ते हुए उन्हें परिणामों पर सावधानी से विचार करना पड़ा। ये यंगक्सुए को देखते हुए उसने स्पष्ट रूप से इस बार लड़ने का समर्थन नहीं किया। उसने येक शिवेन की ओर एक ठंडी दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो येक शिवेन के रूप को अपने दिमाग में अंकित करना चाहता था। वह भी उसे सबक नहीं सिखा सकते थे, लेकिन भविष्य में काफी मौके मिलेंगे। खासकर अगर वे खजाने के घर में प्रवेश करने वाले हों तो सब कुछ कहना मुश्किल होगा। लॉ फेज रियल्म के छठे स्तर के इस बच्चे ने वास्तव में उसे बदनाम करने का साहस किया। बस मौत का इंतजार करो। इसे भूल जाओ, अपने आप को उनके स्तर तक नीचे मत गिराओ। चलो पहले वरिष्ठ बहन हन्यू से मिलते हैं। ये यंगक्स्यू भी बाहर आई और ये युक्वान को बाहर का रास्ता देते हुए कहा, मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। तुम भविष्य में इतने भाग्यशाली नहीं होगे। ये युक्वान ने ठंडी सांस ली। ये युक्वान और ये यिंगशु दोनों बिना पीछे देखे क्लियर मून पीक में चले गए। ये जिवेन, तुम मुझे धन्यवाद क्यों नहीं देते? अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो ये युक्वान तुम्हें सबक सिखाता। ये जिलान ने अपनी छोटी सी नाक पर शिकन और कहा। ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा, क्या अफसोस है, अगर तुमने मुझे अभी नहीं रोका होता तो मैं उसे सबक सिखा सकती थी। उसे सबक सिखाओ। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? कितना बड़ा मुंह है? ये जिलान को ये जिवेन के बड़े मुंह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह लॉ फेज रियल्म के केवल छठे स्तर पर था। वो उसे हरा भी नहीं सकता था, तो वो ये युक्वान को कैसे सबक सिखा सकता था? ठीक है, चलो चलते हैं। बहन कियान को बहुत लंबा इंतजार मत करने दो। यह सब ये इंगक्सू की गलती है। दोनों क्लियर मून पीक की गहराई में भी गए।
क्लियर मून पीक की गहराई में अनगिनत महिला शिष्याएं अंदर और बाहर आ रही थीं। जब उन्होंने उन दोनों को एक साथ आते देखा तो उन्होंने उन पर उत्सुकता भरी निगाहें डालीं। सामान्यतया बहुत कम लोग क्लियर मून टेम्पल में आए थे। हालांकि सभी पुरुषों के पास आने की पूरी तरह से मनाही नहीं थी, फिर भी यह बहुत दुर्लभ था। पूरे क्लियर मून पीक पर 3 सबसे बड़े महल परिसर थे। येज़िवेन ने ये जिलान से इन 3 सबसे बड़े महल परिसरों की उत्पत्ति के बारे में जाना। वास्तव में वे प्यो मून मंदिर की शीर्ष 3 सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। जब शुद्ध चंद्रमा मंदिर की स्थापना हुई थी तो इसका नेतृत्व 2 शक्तिशाली महिला विशेषज्ञों और ये कियान, ये किंगजू और ये हन्यू ने किया था। प्यो मून मंदिर का नाम उनके नाम से लिया गया था, जबकि ये कियान एक कठपुतली की तरह था जिसे दोनों ने गतिरोध में धकेल दिया था। हालांकि ये कियान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इन वर्षों में उसने अपने लोगों का एक समूह भी बनाया था। उदाहरण के लिए ये जिलान ये कियान के लोगों में से एक था। यद्यपि वह अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के 2 स्वामियों के बराबर होने से बहुत दूर थी, फिर भी उसे कम नहीं आंका जा सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये कियान की क्षमता असीमित थी। भविष्य में आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना केवल कुछ ही समय की बात थी। यही कारण था कि ये किंगजू और ये हन्यू ने ये कियान को मंदिर का स्वामी बनाने पर सहमति व्यक्त की। भले ही यह पद सिर्फ समझौते का उत्पाद था, यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति नियंत्रित कर सके। और ये कियान महल परिसर के बीच में था। महल परिसर में प्रवेश करने के बाद अन्य 2 महल परिसरों की तुलना में यह निस्संदेह थोड़ा अधिक सुनसान था। जल्द ही येज़िवेन ने उस ठंडे शरीर को फिर से देखा। यह ये कियान था। येज़िवेन को देखकर ये कियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने आपको ऐसी परिस्थितियों में फिर से देखने की उम्मीद नहीं की थी। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुरा दी। मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि आप भी ये परिवार के सदस्य होंगे। ये कियान मुस्कुराए। यदि वह ये परिवार का सदस्य था तो वह ये कियान को कैसे नहीं पहचान सकता था, लेकिन वह एक घुमक्कड़ शिष्य निकला। ये झीलन थोड़ा चौंका। ये कियान वास्तव में मुस्कुराए। ये कियान जो शायद ही कभी किसी व्यक्ति से बात करता था, वास्तव में मुस्कुराया। यह कुछ ज्यादा ही अविश्वसनीय लग रहा था। तो कियान की ठंडी प्रतिष्ठा लंबे समय से ये परिवार के अंदर और बाहर जानी जाती थी। हालांकि वह ठंडी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक तरह की आभा थी जो इस दुनिया से बाहर थी, लेकिन वह एक अलौकिक प्राणी की तरह थी और आम लोग बस उसके करीब नहीं आ सकते थे। क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? आप जहां भी जाते हैं आप वास्तव में ध्यान का केंद्र होते हैं। मैं अपनी जीवटता को फिर से भरने के लिए एकांत में रहा हूं, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है। ये कियान ने मुस्कराते हुए कहा। बैठिए। ये शिवेन भी बिना किसी संयम के 2 टुक होकर बैठ गई। वे दोनों एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे और एक साथ परीक्षणों और क्लेशों से गुजरे थे। दोनों जीवन और मृत्यु से एक साथ गुजरे थे। मुझे यकीन है कि आपने अनुमान लगाया है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ये कियान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे मुद्दे पर आ गई। हाँ, नान बातियन का खजाना। येज़िवेन ने सिर हिलाया। इस बार मैं कुछ लोगों को जाने के लिए भी व्यवस्थित करना चाहता हूँ। इस बार खजाने के घर में मेरे लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं अर्धचरण दिव्य अस्तित्व के क्षेत्र में कदम रख सकता हूँ, यह इस पर निर्भर करता है। ये कियान ने कुछ भी नहीं छुपाया और सीधे कहा। येज़िवेन ने फिर से देखा। निश्चित रूप से ये कियान की साधना बहुत पहले ही कानून के चरण के दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी सुधार की गति येशिवेन की तुलना में तेज थी। उसकी नींव बहुत गहरी थी। तुलना में येसुई धीमी थी। अब येसुई पारलौकिक क्षेत्र के शिखर 8वें आसमान पर थी। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसे गद्दार ने पकड़ लिया था, जिससे उसे देरी हुई। ऐसा लगता है कि इन युवा प्रतिभाओं में से प्रत्येक ने असाधारण प्रगति की है, खासकर हाल के दिनों में। ऐसा लगता है कि उन्होंने अतीत में संचित की गई सभी संभावनाओं को उत्तेजित किया है। इन प्रतिभाओं के लिए कानून का चरण क्षेत्र अभी भी एक ऐसा चरण था जहां वे तेजी से सुधार कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि 10 साल में इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट की वजह से ऐसा हुआ हो। हालांकि यह शीर्ष प्रतिभाओं के लिए मंच बनना तय था, येसु और अन्य अभी भी बहुत छोटे थे। शायद कुछ 100 वर्षों में उनके पास प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की युवा पीढ़ी में अपनी स्थिति को स्थिर करने की योग्यता होगी। हालांकि ऐसे अवसर दुर्लभ थे और वे निश्चित रूप से इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। येज़िवेन इन लोगों को कभी कम नहीं आंकेगी। उसने केवल 200 वर्षों से भी कम समय के लिए खेती की थी और वह अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था। इन लोगों की तो बात ही छोड़िए। उनके साथ कई आकस्मिक मुलाकातें हुईं और उनके लिए स्थिर रहना असंभव था। 10 साल, उसके पास केवल 10 साल थे। अब हम सब तैयार हैं। हम बस आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कियान ने येज़िवेन को देखा और कहा, खजाना पहले ही खोल दिया गया है। एक मिनट और सेकंड कीमती है। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि आप अभी हमारे साथ चल सकते हैं।
कोई बात नहीं, ये जिवेन ने कहा। जहां तक पहले और तीसरे अंकल की बात है, उन्हें सूचित करने के लिए किसी को भेजने की जरूरत थी। ठीक है, चलो तुरंत चलते हैं। हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। हमें जल्दी करना चाहिए। मैं उन्हें तुरंत सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। हालांकि ये कियान ठंडी थी, फिर भी वह निर्णायक थी। 1 घंटे से भी कम समय में कोषागार जाने वाले सभी लोग आ गए थे। इन लोगों में ये जिलान के अलावा ये जिवेन, ये फेंग के एक परिचित भी थे। ये फैंग के चेहरे पर अभी भी एक खौफनाक मुस्कान थी। 1 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को न देखने के बाद ये फैंग की ताकत वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र के 9वें आसमान तक पहुंच गई थी। हालांकि उनका व्यक्तित्व बहुत संयमित नहीं लगा। ये शिवन को आते देख उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कराते हुए कहा, तस्क, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, यहाँ तक ये जुकोंग भी तुमसे हार गया था। ये जिवेन और ये फैंग एक दूसरे से बहुत अधिक परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ वे दूसरों की तुलना में अधिक सौहार्दपूर्ण थे। लेकिन मैंने सुना है कि वह अब कुलपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वह अर्धचरण दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। आप यह भी जानते हैं कि उनके जैसे अच्छे खानदान वाले लोगों के लिए साधना में कोई अड़चन नहीं होती। एक बार जब वे पर्याप्त जमा हो जाते हैं तो वे जल्दी से अपने दायरे में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा एक मार्शल आर्ट मास्टर है, जैसे कुलपति व्यक्तिगत रूप से उसे समझाते हैं। यह गति TS हमारे विपरीत सैकड़ों वर्षों के संचय के बाद, इस छोटी सी अवधि में यह सब जारी करने के बाद भविष्य में संचय करना और भी कठिन हो जाएगा। ये फैंग ने मुस्कराते हुए कहा, जब वह बाहर आएगा तो तुम्हारा निश्चित रूप से झगड़ा होगा। ये फैंग ने कहा, उसका चेहरा अभी भी ये जुकोंग से थोड़ा ईर्ष्या करता है। अन्यथा उनकी पृष्ठभूमि और प्रतिभा के साथ उन्हें कुत्ते के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा। वह पहले से ही आधा कदम दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये जिवेन की भौहें तनी थीं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक प्रगति थी। यह केवल 1 वर्ष की छोटी अवधि थी। कौन जानता था कि 1 साल में अपनी खेती को इतना बेहतर बनाने के लिए कितने संसाधन खर्च किए गए हैं। लेकिन फिर उसने अपनी भौहें ढीली कर लीं। क्या उसने यह सब पहले से ही अनुमान नहीं लगाया था? इतने सालों से ये शुकोंग तपस्वी की तरह साधना कर रहा था। उसकी नींव अकल्पनीय रूप से गहरी थी। अब वह बस उस सारी नींव को मजबूती में बदल रहा था जो उसने अतीत में रखी थी। इस प्रगति की गति के अनुसार 10 साल बाद ये जुकोंग निश्चित रूप से रॉयल कोर्ट प्रतियोगिता में सभी को विस्मित करने के योग्य होगा। ये जिलान और ये फैंग के अलावा 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। ये दोनों महिलाएं क्लियर मून टेम्पल की भी स्वामी थीं। एक का नाम ये युनमेंग था, जो काफी छोटा और दुबले पतले था। दूसरी एक लंबी सुंदरी थी जिसे ये बिहान कहा जाता था। इन दोनों महिलाओं की ताकत वास्तव में लॉ फेज दायरे के 9वें स्तर के आसपास थी। और वे 2 व्यक्ति वास्तव में ये कबीले के शिष्य नहीं थे। एक को जियान वीबो कहा जाता था, जो पूर्वी सागर क्षेत्र से आया था, एकमात्र स्थान जिसने अंतहीन समुद्री क्षेत्र में 4 सुपर समुद्री क्षेत्रों में से एक पर कब्जा कर लिया था। इससे ये जिवेन को झेंग बयई और चांग जियई की याद आ गई। उसने उन्हें ब्लड वर्ल्ड के बाद से नहीं देखा था। और दूसरे को यान फेयांग कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक मानव नहीं था, बल्कि उत्तरी दानव क्षेत्र का एक दानव प्रतिभा था। ये शिवेन के लिए यह आंख खोलने वाला था। ये कियान की इस टीम में वास्तव में दुनिया भर के लोग थे। अन्य जातियों के लोग भी थे। यह देखा जा सकता था कि ये कियान के दोस्तों की एक विस्तृत मंडली थी। उसकी प्रतिष्ठा वास्तव में ये कबीले से बाहर फैल गई थी। कियान, क्या यह ये जिवेन है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? ये युनमेंग ने ये जिवेन को चंचलता से देखा और कहा। जैसा कि उसने कहा, उसने जियान वीबो और यान फेयांग को भी देखा। उम्मीद के मुताबिक दोनों के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे नहीं थे। यह स्पष्ट था कि ये दोनों भी ये कियान का पीछा कर रहे थे। कियान, मुझे डर है कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यह खजाना घर मूल रूप से एक छोटी सी दुनिया है। यह सिर्फ एक महान चिकित्सक द्वारा एक खजाने के घर में तब्दील हो गया था। फिर भी यह खजाना घर आज भी अनंत अंतरिक्ष में तैर रहा है। यहाँ तक अगर खजाने के घर का दरवाजा खोलने के लिए एक चाबी है, अगर उसकी ताकत कानून चरण के दायरे के 7वें स्तर पर भी नहीं है, तो मुझे डर है कि वह अंतरिक्ष तूफान से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यान फेयांग साफ कह दिया। हालांकि वह ये जिवेन को देख रहा था, वह वास्तव में ये कियान से बात कर रहा था। लॉ फेज दायरे के 6ठे स्तर पर एक बच्चा उसे ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह भी एक दहलीज थी। कानून के चरण के दायरे के 7वें स्तर से नीचे वालों के लिए प्रवेश करना मुश्किल था, क्योंकि वे अंतरिक्ष तूफान से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और यदि भीतर लाने का कोई उपाय भी था तो वह बेकार था। इस स्थान पर जहां कानून के चरण के दायरे के 7वें स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ थे, कानून के चरण के दायरे के 7वें स्तर से नीचे के लोग बस खुद को मौत के घाट उतार रहे होंगे। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं एक रास्ता खोज लूंगा। ये कियान ने परवाह नहीं की।
वो ये शिवेन की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थी। हालांकि ऐसा लगता था कि वह कानून के चरण दायरे के केवल छठे स्तर पर था। यह सोचना एक बड़ी गलती होगी कि वह कानून के चरण दायरे के छठे स्तर पर था। जो लोग वास्तव में ऐसा सोचते थे वे अंत में ये शिवेन के हाथों पीड़ित होंगे। यान फेआंग और जियान वेइबो के कानों में इसका मतलब था कि ये कियान व्यक्तिगत रूप से ये जिवेन को अंतरिक्ष तूफान के माध्यम से लाएगा। उनमें अचानक मिश्रित भावनाएं थीं। उन्हें नहीं पता था कि ये कियान जो कभी पुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इस बच्चे की इतनी देखभाल क्यों करेगी। चिंता मत करो, ये जिवेन समय आने पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इस समय ये जिलान ने अपनी प्यारी सी नाक सिकुड़ी और मुस्कुराए और ये जिवेन के कंधे को थपथपाया। यह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ और उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। ठीक है, चलते हैं। हमने बहुत समय बर्बाद किया है, ये कियान ने कहा। चूंकि ये कियान बोल चुका था, भले ही यान फेआंग और जियान वीबो कुछ कहना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। इस टीम में ये कियान के पास सर्वोच्च अधिकार था। ये लोग उसके मातहत थे या उसके प्रेमी थे। यह संभावना नहीं थी कि वे उसकी इच्छा के विरुद्ध जाएंगे। सभी ने एस्केप लाइट पर कदम रखा और ये निवास की गहराई की ओर उड़ गए। इस बार नान बार्टियन ने स्थानिक दरार स्थापित की थी जो सीधे ये निवास में खजाने के घर तक जाती थी। यह खजाना घर ही अंतहीन शून्य में तैर रहा था। सामान्य तरीकों का उपयोग करते हुए यह ज्ञात नहीं था कि इस तक पहुंचने में कितने वर्ष लगेंगे। चाबी के सहारे ही कोई अंदर जा सकता था। हालांकि इसे देवताओं और शैतानों के दायरे में खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कियान की टीम के अलावा कुछ अन्य विशेषज्ञ भी विशाल स्थानिक दरार के माध्यम से 3 से 5 के समूह में खजाने के घर में पहुंचे। शुरुआत में यान फेआंग और जियान वेइबो, जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे, वे गति बढ़ाना चाहते थे और ये जिवेन को हिला देना चाहते थे ताकि वे अपनी साख खो दें। वे चाहते थे कि वह उनकी पहचान और ताकत को समझे। आप गति में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ये जिवेन थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने यान फेआंग और जियान वीबो के इरादों को तुरंत भांप लिया। वह चुपचाप आगे बढ़ा और उनके पीछे हो लिया। शैतान के पंख वाले ये जिवेन के साथ तेजी से प्रतिस्पर्धा करना सिर्फ अपमानित होने के लिए कह रहा था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी योजना विफल हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी तेजी से दौड़ते थे, ये शिवेन हमेशा इत्मीनान से उनके पीछे पीछे चल सकती थी। उनका पिछड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इसने उन दोनों को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। वे वास्तव में गति के मामले में ट्रांसेंडेंस रियलम के छठे स्तर के योद्धा ये जिवेन को नहीं हरा सकते थे। इससे उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस बात ने उन्हें और भी शर्मिंदा महसूस कराया वह यह था कि रास्ते में ये जिवेन और ये फैंग धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इससे उन दोनों को थोड़ी निराशा हुई। ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन को अपमानित करने की उनकी योजना सफल नहीं होगी। कम से कम गति के मामले में ये जिवेन बहुत ही अद्भुत थी। इससे उन दोनों को ऐसा लगा जैसे वे अपमानित होने के लिए कह रहे हों। इससे वे थोड़े नाखुश हुए। जैसे जैसे उन दोनों ने गति बढ़ाई, केवल ये जिलान ही मुश्किल में पड़ गई। इन लोगों के बीच वह अकेली थी जो ट्रांसेंडेंस रियलम 8वें स्वर्ग के शिखर पर थी। सबकी गति के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए थोड़ा कठिन था, खासकर जब यान फेआंग और जियान वीबो की गति तेज और तेज हो गई। हालांकि यान फेआंग और जियान वीबो ने महसूस किया कि वे ये जिवेन को मूर्ख नहीं बना सकते और धीरे धीरे अपनी गति कम कर दी। वह पहले ही काफी थक चुकी थी, इसलिए वह एक जोड़ी सुंदर मुस्कुराती आंखों से उन्हें देखती रही। हर कोई उसकी नाराजगी महसूस कर सकता था। इससे उन दोनों को बुरा लगा। वे केवल ये जिवेन को बुरा दिखाने के बारे में परवाह करते थे, लेकिन वे भूल गए कि ये जिवेन के अलावा ये जिलान भी था जो कानून चरण दायरे के केवल 8वें स्तर पर था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिलान, जो कानून के चरण के दायरे के 8वें स्तर के शिखर पर था, ये जिवेन जितना अच्छा नहीं था। वास्तव में केवल ये जिलान ही नहीं, ये यूनमेंग और ये बिहान भी थोड़ा जोरदार महसूस करने लगे थे। उनकी खेती स्पष्ट रूप से उनकी तुलना में एक पायदान कम थी। दौड़ के इस दौर के बाद सभी की खेती को कम या ज्यादा ट्रैक किया जा सकता था। सन की ये जिवेन को छोड़कर सभी की साधना उनके अपने क्षेत्र के अनुरूप थी। गनीमत रही कि सभी की रफ्तार बेहद तेज थी। जल्द ही वे खजाने के घर की दरार पर पहुंचे। ये जिलान, जो पूरे रास्ते उन्हें घूरता रहा था, अंत में उन दोनों को जाने दिया जो काफी शर्मिंदा थे। ये शिवेन को थोड़ा अजीब लगा। हालांकि ये झीलन थोड़ी बचकानी थी, लेकिन उसने अपना असली स्वभाव नहीं खोया। ब्रैगार्ड, तुम किस पर हंस रहे हो? ये जिलान ने ये जिवेन के मुंह के कोने पर मुस्कान देखी और सहज रूप से महसूस किया कि वह उस पर हंस रहा था। उसने तुरंत अशिष्टता से कहा, ब्रैगार्ड। ये शिवेन अचानक थोड़ा अवाक रह गई। इस उपनाम ने उन्हें विशेष रूप से असहाय क्यों महसूस कराया? हाँ, तुमसे बड़ी बड़ी बातें करने को किसने कहा? ये जिलान को अभी भी याद है कि ये जिवेन ने ये युकवान को सबक सिखाने से पहले क्या कहा था। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है।
येज़िवेन ने अपना विचार बदल दिया और यह भी जान लिया कि ये झीलन किस बारे में बात कर रही थी। तस्क, मुझे विश्वास नहीं होता। ये झीलन के चेहरे पर एक सुंदरी झलक रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बहन बाद में आपकी रक्षा करेगी। आपको अंतरिक्ष तूफान वगैरह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम्फ हम्फ। जब ये ज़िलान ने यह कहा तो उसने यान फेयांग और जियान वीबो को देखा। साफ था कि उसकी आंखों में उत्तेजना का भाव था। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि वह पास नहीं हो सका? अब यह महिला उसकी रक्षा करेगी तो क्या? इससे दोनों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि यह गुस्सा येक्शिवेन पर निर्देशित था। अगर येक्शिवेन नहीं होती तो चीजें इस तरह कैसे हो सकती थीं? येक्शिवेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। अच्छा, हम अंदर जा रहे हैं। सभी सावधान रहें, ये कियान ने उदासीनता से कहा। फिर उसने मोर्चा संभाला और दरार में कदम रखा। यानफेयांग और जियान वेइबो मूल रूप से यह देखना चाहते थे कि येज़िवेन अंतरिक्ष तूफान से कैसे गुजरेंगे। हालांकि अब जब उन्होंने देखा कि ये कियान ने बढ़त ले ली है तो उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से दरार में चले गए। येज़िवेन और अन्य लोग पीछे नहीं हटे और जल्दी से पीछे हो लिए। येज़िवेन ने अभी दरार में प्रवेश किया ही था कि अचानक उसे एक विशाल फायरबल महसूस हुआ जो उसे अलग कर रहा था। उन टेलीपोर्टेशन सरणियों के विपरीत टेलीपोर्टेशन अरे द्वारा खोला गया स्पेस चैनल अपेक्षाकृत स्थिर था। हालांकि इस कुंजी द्वारा खोला गया अंतरिक्ष चैनल बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। क्योंकि अंतरिक्ष चैनल को जबरन खोला गया था, एक अंतरिक्ष तूफान उठ खड़ा हुआ। वह भयानक अंतरिक्ष तूफान एक साधारण लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ की हड्डियों और मांस को आसानी से उड़ाने के लिए पर्याप्त था। दरार में प्रवेश करने के बाद सभी ने एक के बाद एक अपने दिव्य उपकरण खोले और अंतरिक्ष तूफान का विरोध करने के लिए उन्हें अपने सिर के ऊपर रख लिया। इससे पहले कि येक्शिवेन को हिलने का समय मिलता, उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर प्रकाश की एक धारा छलक रही है। यह ये झिलन था। उसके सिर पर 2 एमी पियर्सिंग से लगातार एक फीकी रोशनी निकल रही थी। येज़िवेन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। एमी पियर्सर्स की यह जोड़ी वास्तव में एक हेवन ग्रेड सेलेस्टियल टूल थी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कुछ दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स के पास भी स्वर्ग श्रेणी का दिव्य उपकरण नहीं था। हाफ सटेप सेलेस्टियल रियलम मास्टर्स में जिनके पास हेवन ग्रेड सेलेस्टियल टूल था, वे उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह लॉफेज रियलम के 8वें स्तर पर केवल एक योद्धा थी। हालांकि ये ज़िलान ने येज़िवेन को काफी गर्व से देखा और एक मासूम और प्यारे बच्चे की तरह मुस्कुराए। हर कोई सावधान। इस समय ये कियान ने कहा, इन अंतरिक्ष तूफानों में कुछ शक्तिशाली स्थानिक जीव हैं। सावधान रहें कि उनके जाल में न पड़ें। ये कियान की बातें सुनने के बाद हर कोई सतर्क हो गया। इन अंतरिक्ष तूफानों में सभी को अपनी रक्षा के लिए भरसक प्रयास करने पड़े। यह देखा जा सकता था कि पर्यावरण कठोर था, लेकिन यहाँ वास्तव में जीवित प्राणी थे। यहाँ तक अगर उनके शरीर अंतरिक्ष तूफानों के लिए अधिक अनुकूलित होते तो जो जीव यहाँ जीवित रह सकते थे वे निश्चित रूप से सरल नहीं होंगे। जैसे ही ये कियान की आवाज गिरी, उसने बड़ी अजीब मछलियों का एक समूह देखा जो कुछ लोगों के आकार की थी और उनकी ओर तैर रही थी। उनके सिर उनके शरीर के आधे आकार के थे। जी हाँ, इन अंतरिक्ष तूफानों में ये अजीबोगरीब मछलियां असल में तैरकर आ गईं। ऐसा लगा जैसे वे समुद्र में हों। येज़िवेन केवल इतना ही कह सकते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो असीम ब्रह्मांड के पास नहीं था। एक के बाद एक कई लोगों ने हमला किया। हालांकि ये अजीब मछलियां बहुत अजीब थीं, इन विशेषज्ञों के सामने जो मूल रूप से कानून घोषणा पत्र के 8वें या 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे, वे बस पर्याप्त नहीं थे। इस समय ये झीलन ने भी तेजी से हमला किया। हालांकि उसकी ताकत सबसे कम थी, हेवन ग्रेड दिव्य उपकरण की मदद से उसके लिए इन अजीब मछलियों को मारना आसान था। येज़िवेन ने मूल रूप से शो देखने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने देखा कि कुछ अजीब मछलियां जाल से फिसलकर उसकी ओर तैर रही थीं। उसने एक नज़र डाली और देखा कि वे यानफियांग और ये ज़ीलान की तरफ से फिसल गए थे। उनके चेहरों पर उपहास साफ देखा जा सकता था। अगर यह कहा जाता कि वे सिर्फ येज़िवेन को शर्मिंदा करना चाहते थे और उसे ये कियान के सामने दिखावा करने देना चाहते थे, तो कई असफलताओं के बाद वे येज़िवेन को मूर्ख नहीं बना सकते थे। इसके बजाय उनमें विदूषक बनने की प्रवृत्ति थी। यह इतना सरल नहीं था जितना कि येक्शिवेन को अप्रिय लगना। गर्जन। एक अजीब सी मछली दहाड़ती हुई येक्शिवेन की ओर झपटी। ऐसा लग रहा था कि ये अजीबोगरीब मछलियां अंतरिक्ष के नियम के साथ पैदा हुई हैं। कुछ ही पलों में उनके शरीर पहले ही येक्शिवेन के सामने उछल चुके थे। हालांकि यह टेलीपोर्टेशन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, यह वास्तव में लगभग वहां था। अंतरिक्ष की शक्ति और अंतरिक्ष के नियम की सहायता से उनकी गति अत्यंत तीव्र थी। यदि येज़िवेन कानून घोषणापत्र क्षेत्र का एक सामान्य छठे स्तर का योद्धा होता तो उसका सिर मौके पर ही काट लिया जाता। येज़िवेन की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने सीधे अपनी हथेली फैलाई और थप्पड़ मारा। टकराना। येज़िवेन की हथेली सीधे इस अजीब मछली के सिर पर लगी। हालांकि उसकी हथेली इसे भेदने में सफल नहीं हुई।
उसके सिर पर एक स्थानिक जादू दिखाई दिया और अप्रत्याशित रूप से ये जीवेन के हमले को रोक दिया। यह एक सहज स्थानिक जादुई क्षमता थी। ये जीवेन चुपके से हैरान थी। हालांकि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन वह आसानी से अपने भौतिक शरीर की शक्ति से ट्रांसेंडेंस रियलम 7th लेवल के विशेषज्ञ को हरा सकता था। यह सहज था। हालांकि वह वास्तव में इसे अभी एक थप्पड़ से नहीं मार सकता था। ये अजीबोगरीब मछलियां वाकई थोड़ी अजीब थीं, या फिर अंतरिक्ष का नियम वाकई कमाल का था। मानव योद्धा वास्तव में अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल कर सकते थे जब वे आकाशीय क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन ये अजीब मछलियां ऐसी क्षमता के साथ पैदा हुई थीं। ची, हालांकि एक चीख थी और एक भेदी प्रकाश आकाश से टूट गया और सीधे इस अजीब मछली को भेद गया। यह ये झिलन था जिसने एक चाल चली। उसके चेहरे पर अपराधबोध का हल्का सा निशान था। जाहिर है, वो समय पर ये शिवेन की रक्षा करने में सक्षम नहीं होने के लिए थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी और थोड़ी उदास भी थी। ये अजीब मछलियां पहले से ही ये जिलान के लिए कोई मुकाबला नहीं थीं, जो पहले ही सब कुछ खत्म कर चुकी थीं। बस एक पल में वे सभी मारे गए और दूसरों के सामने अजीब मछली लगभग सभी का वध कर दी गई। यह देखकर कि अपेक्षित स्थिति नहीं हुई, यान फेयांग और जियान वीबो थोड़े निराश हुए। शुरू से अंत तक ये कियान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने ये जीवेन की तरफ देखा तक नहीं। हालांकि ये शिवेन समझ गई कि उसका क्या मतलब था। यह तो बस एक छोटी सी बात थी। यहाँ के लोगों में शायद केवल ये कियान ही ये जीवेन पर सबसे अधिक भरोसा करता था। वे एक साथ परीक्षणों और क्लेशों से गुजरे थे। हालांकि ये फैंग का भी मानना कि ये जीवेन निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह निश्चित रूप से ये कियान जितना विश्वास नहीं करता था। जब अजीब मछली ये जीवेन की ओर तैरती थी, तब भी वह ये जीवेन की ओर देखता था कि वह इससे कैसे निपटेगा। उसने अपने निर्णय की तुलना यह देखने के लिए की कि क्या वह सही था। इन मछलियों को मारने के बाद सभी ने इनकी लाशें इकट्ठी कीं। हालांकि इन मछलियों की ताकत अन्य सभी की तुलना में अत्याचारी नहीं थी, क्योंकि वे स्पेस एट्रीब्यूट से संक्रमित थीं। अगर वे उन्हें बेचतीं तो वे बड़ी रकम प्राप्त कर पातीं। यह भी एक बड़ी फसल थी। उनका अधिकांश धन इसी तरह जमा हुआ था। आखिरकार ये जीवेन जैसे कुछ ही संख्य लोग थे जिन्होंने बहुत सारी दौलत लूटी और फिर थोड़े समय में ही सब कुछ खर्च कर दिया। सभी आगे बढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि अंतरिक्ष तूफान भी अधिक से अधिक तीव्र होता जा रहा है। यहाँ तक कि राक्षसों ने भी अब उन्हें परेशान नहीं किया, शायद वे यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये जीवेन, इस तरह की जगह की दरार आपके भौतिक शरीर को निखारने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये मुंह की आवाज अचानक प्रकट हुई और कहा, 9वें स्तर पर अपने वर्तमान अत्याचारी शरीर के साथ, यदि आप वास्तव में उस बिंदु पर अभ्यास करना चाहते हैं जहां आप देवताओं को चुनौती दे सकते हैं, तो आपको इन अंतरिक्ष बलों का उपयोग खुद को सुधारने के लिए करना चाहिए। ये जीवेन की भौहें तन गईं। उसकी वर्तमान निरंकुश शारीरिक साधना 9वें स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि आगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में, ऐसा प्रतीत होता था कि उसने चरम सीमा तक साधना की है, लेकिन वास्तव में उस दहलीज को पार करने और पूर्ण अवस्था में प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं था। अकेले खेती पर निर्भर रहना मुश्किल था। यहाँ तक वो खून के पत्थर भी एक शिवेन को गुणात्मक रूप से बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वह जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि उत्तेजना पर्याप्त नहीं थी। हालांकि ये अंतरिक्ष तूफान खतरनाक थे, वे वास्तव में सम्मान का एक अच्छा साधन थे, जिसे भविष्य में एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर हम थोड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक वास्तविक अंतरिक्ष तूफान हो सकता है। अगर हम थोड़ा धीमा चलते हैं तो हम इसमें दब सकते हैं, ये फैंग ने याद दिलाया। हालांकि पूरे स्पेसटाइम स्टॉर्म की तुलना में किसी भी समय तूफान मंडरा रहे थे, वे केवल स्थानिक अशांति थे, न कि एक सच्चे स्पेसटाइम स्टॉर्म। यदि एक वास्तविक स्थानिक तूफान आता है तो एक आकाश मानव मंच विशेषज्ञ भी इस तरह के तूफान का सामना करते हुए मर जाएगा। केवल प्रसिद्ध अमर देवता ही विभिन्न स्थानों में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। यह केवल अंतरिक्ष के नियमों में महारत हासिल करने की बात नहीं थी, बल्कि यह विभिन्न कानूनों को समझने की बात थी। देवताओं की दृष्टि में संसार में कोई रहस्य नहीं थे। सभी ने अचानक अपनी गति तेज कर दी और इस अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से न जाने कितने मील की दूरी को बहुत कम दूरी तक छोटा कर दिया गया। अंतरिक्ष तूफान आने से पहले अंत में सभी इस अंतरिक्ष चैनल से गुजरे और खजाने के घर में आ गए। चारों ओर देखा, उनके सामने घना कोहरा था। इस कोहरे में सबकी निगाहें नहीं जा पातीं। कितना कड़ा कोहरा है। अंदर जाने वाले और बाद में बाहर आने वाले लोगों से मैंने सुना कि यह खजाने का पहला बचाव है। आप जहां भी जाएंगे आपको इस कोहरे का सामना करना पड़ेगा। आम लोग अंदर जाने के बाद भ्रमित हो जाएंगे और अपना रास्ता नहीं खोज पाएंगे। ये फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस पहले बचाव से गुजरना आसान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि हम अंदर जाने से पहले केवल कोहरे के कमजोर होने का इंतजार कर सकते हैं। इस समय ये युनमेंग ने अपना मुंह खोला और कहा, मैंने सुना है कि कुछ समय के बाद कोहरा कम हो जाएगा और फिर इसे गुजरना आसान हो जाएगा। जब तक हम सावधान रहेंगे हम पार कर पाएंगे। द्वारा
ये शिवेन ने उन दोनों को देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस खजाने के घर के लिए काफी मेहनत की है। कुछ बातें ऐसी थीं जो वह नहीं जानता था, लेकिन वे दोनों इससे बहुत परिचित थे। उसने दूसरों की ओर देखा और देखा कि वे भी इसके बारे में जानते हैं। जाहिर है वे इसके बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए यह अजीब नहीं था। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। इस समय यानफेयांग ने आगे बढ़कर आत्मविश्वास से कहा। उसकी आंखों ने तुरंत प्रकाश की दो विशाल किरणों को संघनित किया, जैसे कि वह पूरे कोहरे के बीच देख सकता हो। यह दानव जाति की जन्मजात जादुई शक्ति थी। ये जिवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, शायद यह दानव जाति की जादुई शक्ति थी। कोहरा उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं लग रहा था। इस समय यानफेयांग ने ये फैंग, जियान वेइबो और येजिवेन को थोड़ा गर्व की नज़र से देखा, फिर मोर्चा संभाला और अंदर चले गए। सभी ने संकोच नहीं किया और उसका अनुसरण किया। निश्चित रूप से उन्हें सीधे कोहरे से गुजरने में देर नहीं लगी। इस कोहरे में एक अदृश्य शक्ति थी जिसने लोगों को ऐसा महसूस कराया कि वे भूल भुलैया में चल रहे हैं और अनजाने में वे कोहरे से बाहर निकल आए। हालांकि यानफेयांग के नेतृत्व में यह अदृश्य शक्ति कुछ भी नहीं लग रही थी और वे सीधे इसके माध्यम से चले गए। कोहरे से बाहर आने के बाद अतुलनीय समतल मैदान था। यह खजाना घर कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ी दुनिया थी। मुझे नहीं पता कि वास्तव में किस तरह का अस्तित्व इतना बड़ा खजाना घर हो सकता है। अन्य चीजों का उल्लेख नहीं करना, बस इस बड़े खजाने के घर की कल्पना करना मुश्किल है। ये फैंग ने भावना के साथ कहा। चलो चलते हैं, इस मैदान से गुजरने के बाद हम खजाने के घर के सही स्थान पर पहुंच पाएंगे। यानफेयांग ने दूरी में देखा, जैसे कि वह पहले से ही दूर का दृश्य देख सकता था। सभी ने संकोच नहीं किया और एक के बाद एक उसके पीछे हो लिए। उनके जाने के कुछ ही समय बाद इस मैदान पर लोगों का एक और समूह प्रकट हुआ और उन सभी ने लबादे पहने हुए थे। ये सिवेन, मैंने आखिरकार इस अवसर का इंतजार किया। मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ उगल दो जो तुमने मुझसे निगल लिया है। लबादों के नेता की ओर से एक ठंडी आवाज आई। अगर ये जिवेन यहाँ होती तो वह पहचान पाती कि इस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि ये जिंग थी। मैंने व्यर्थ में 1 वर्ष से अधिक समय तक इतना कष्ट नहीं उठाया। इस समय ये जिंग एक शिवन के समूह को देख रहा था जो धीरे धीरे दूर से एक क्रूर चेहरे के साथ गायब हो रहा था। इस समय उसका चेहरा हर तरह के अजीब पैटर्न से ढका हुआ था और वह उदास और भयानक लग रहा था। हालांकि उनकी साधना में एक अकल्पनीय शक्ति थी। ये जिंग, तुमने अभी हमला क्यों नहीं किया? जिन लोगों को मैं इस बार लाया हूं वे सभी जियागो कबीले के विशेषज्ञ हैं और वे सभी गुप्त रूप से प्रशिक्षित मृत्यु योद्धा हैं। अगर हमने अभी सीधे हमला किया तो हम निश्चित रूप से उन सभी को एक झटके में मार सकते हैं। इस समय एक शांत अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज दूसरे लबादे से आई। ये वास्तव में मौत के योद्धा थे जिन्हें जियागो कबीले ने कई वर्षों तक प्रशिक्षित किया था। उनकी आभा से देखते हुए उनमें से लगभग सभी कानून प्रकटीकरण दायरे के 9वें स्तर पर थे। उनमें से प्रत्येक बाहरी दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त था। जियागो कबीले की नींव की गहराई अकल्पनीय थी। मुझसे सवाल करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? यह मत भूलिए कि आपके पितामह ने कहा था कि आपको इस ऑपरेशन में मेरी बात माननी होगी। ये जिंग ने ठंडेपन से कहा। जाहिर है वह इस व्यक्ति से बहुत असंतुष्ट थे जिसने उनके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत की। हालांकि इस बार हम आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्य मिशन को मत भूलना। अगर हम ये जिवेन को नहीं मार सके तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। शांत अधेड़ उम्र के आदमी ने उपहास किया और कहा, तुम किस बारे में इतने चिंतित हो? मुझे इस बात की चिंता भी नहीं है कि मुझे ये जिवेन से किस तरह की शिकायत है। तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अगर आपको लगता है कि वह केवल कानून घोषणा पत्र के 6ठे स्तर पर है तो यह कहना मुश्किल है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। ये जिंग ने उपहास के साथ कहा। वह स्पष्ट दिखता है, लेकिन यहाँ तक परमेश्वर का पुत्र ये शुकोन भी उससे हार गया था। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या योजना बना रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र को भी मारना सबसे अच्छा है। हालांकि मुझे केवल ये जिवेन में दिलचस्पी है। उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक जुकोन का सवाल है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एक बार वह मर गया तो कुलपति भी क्रोधित हो जाएगा। मैं आकस्मिक रूप से शामिल होने की हिम्मत नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। हालांकि ये जिंग पागल था, फिर भी वह तर्कसंगत था। वह जानता था कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। वह ये जुकोन की ये कबीले में स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। यह भी कहा जा सकता है कि वह उच्च अधिकारियों की नज़रों में अपने और ये जुकोन के मूल्य को भी समझता था। यहाँ तक उनमें से 100 भी ये जुकोन से तुलना नहीं कर सकते थे। अगर वह ये जुकोन को छूने की हिम्मत करता तो क्या वह जीने से थक नहीं जाता? कुलपति का उल्लेख नहीं है। एक बार जब यह खबर फैल गई तो उसके पिता उसे मारने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हालांकि उन्हें ये जुकोन के बारे में अच्छी जानकारी नहीं थी, इसलिए हालांकि वह इस खबर को जानता था, उसका ये जुकोन को सूचित करने का कोई इरादा नहीं था।
ये ज़ुकोन के साथ वह कभी भी अलग दिखने में सक्षम नहीं होगा। जहां तक ज़िवेन की बात है, मैं उससे तुमसे ज़्यादा नफरत करता हूं, कम नहीं। ये जिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी अभिव्यक्ति के कारण उसके चेहरे पर पैटर्न विकृत और क्रूर हो गया। आपके कुलपति उसे मारना चाहते हैं और मैं उसे भी मारना चाहता हूं। अब अकेले नहीं, उसके साथ ये कियान, ये फैंग और कुछ अन्य हैं। वे सभी उत्कृष्ट क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। यहाँ तक अगर हम एक आश्चर्यजनक हमला करते हैं तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम एक साथ मर भी सकते हैं। मुझे पता है कि मेरे लिए एक खजाना इंतजार कर रहा है। जब मैं आधे कदम वाले दिव्य लोक में कदम रखूंगा तो उसकी देखभाल करना बहुत आसान होगा। हालांकि यह मामला तभी हो सकता है जब आप मेरे साथ सहयोग करें। वैसे भी मुझे लगता है कि आप उसे भी मारना चाहते हैं। मेरे सहयोग के बिना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये जिंग ने फिर भी अपने मन की बात कही। जियागु कबीले के इन विशेषज्ञों की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं था। ये ज़िवेन के लिए उसी नफरत के अलावा वह वास्तव में आशा करता था कि ये लोग जितना संभव हो उतना मरेंगे। सब मर जाएं तो अच्छा है। हालांकि अगर वह उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है तो उसे इन लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। अगर उसने पहले एक आश्चर्यजनक हमला किया तो निश्चित रूप से उस चीज़ को हासिल करने के लिए उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि कौन सा अधिक महत्वपूर्ण था। ये ज़िवेन के मामले को कुछ समय के लिए अलग रखा गया था, वैसे भी वह भाग नहीं सकता था। ठीक है, इस बार हम आपकी बात सुनेंगे। जियागु कबीले के विशेषज्ञ इस समय केवल ये जिंग को ही सुन सकते थे। चल दर, ये जिंग ने हाथ हिलाया और कहा। खजाने की तिजोरी की गहराई में अंतरिक्ष के एक विशाल विस्तार के भीतर अनगिनत याव जानवर उनके शरीर खजाने की रोशनी से झिलमिलाते हुए गश्त लगाते हैं। वे सभी खजाने याव थे जो खजाने की तिजोरी के भीतर अनगिनत जादू के खजाने से निकलने वाले खजाने से संघनित थे। इन जादुई खजानों की आभा वास्तव में ट्रेजर मॉन्स्टर्स में बदल सकती है। कोई कल्पना कर सकता है कि अंदर खजाने की आभा कितनी मजबूत थी। यह जीवन का चमत्कार था। यहाँ तक कुछ राक्षस भी थे जो जादू के खजाने से बने थे। वे और भी अधिक शक्तिशाली थे क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर थे। इन कीमती राक्षसों के बीच एक सिलहूट को घूमते हुए देखा जा सकता है। उनकी मुट्ठी बेजोड़ थी। कोई भी खजाना दानव जो उसके करीब आ जाता उसे मौके पर ही मार दिया जाता। वह अत्यंत अत्याचारी था। ऐसा लगता था कि उसकी ची आसपास के स्थान के साथ मिल गई थी। हर बार जब वह मुक्का मारता तो सैकड़ों खजाने वाले राक्षस मौके पर ही मारे जाते। इन खजाना राक्षसों के मारे जाने के बाद वे खजाने की आभा में बदल गए जो उनके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। उनके शरीर को तड़पाया और इसे और भी शक्तिशाली बना दिया। यह एक मजबूत शरीर वाला एक साधारण दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी वह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। तुम कौन हो? यहाँ मेरे बेटों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी दौरान तेज चीख पुकार मच गई। एक विशाल हाथ ने हवा के माध्यम से 1000 मील दूर से दुश्मन को बंद कर दिया और सीधे उस अधेड़ आदमी की ओर लपका। यह एक खजाना राक्षस है जो एक जादुई खजाने से बना था। दिलचस्प, अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया। यह खजाना राक्षस सामान्य खजाना राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था जो खजाने की आभा से बने थे। उनकी पहली चाल एक भयानक आधा कदम दिव्य क्षेत्र थी, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने एक लंबी दहाड़ निकाली, मुट्ठी में हाथ डाला और मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी ने आकाश को विकृत कर दिया और 1000 मील लंबे इंद्रधनुष में बदल गया जो बड़े हाथ में धंस गया। टकराना, विशाल हाथ खजाना क्यूई की एक गेंद में फट गया। गहरे शून्य में एक खजाना दानव की एक भयानक चीख शून्य की गहराई से आई। बाहर आओ, अधेड़ उम्र का आदमी ठंड से चिल्लाया। उसने अपना बड़ा हाथ खोला और सीधे आसमान से टूट गया। अंतरिक्ष वास्तव में फटा हुआ था। एक खजाना राक्षस अंदर छिपा हुआ था, लेकिन यह अधेड़ उम्र के आदमी के लिए बिल्कुल भी मेल नहीं था। इसे सीधे मौके पर ही बाहर निकाला गया। यह ज्ञात होना चाहिए कि एक ट्रांसेंडेंस विशेषज्ञ शून्य से नहीं टूट सकता, चाहे कुछ भी हो। एक मौके से शून्य को विकृत करने में सक्षम होना पहले से ही एक शीर्ष विशेषज्ञ था। अपने स्वयं के हाथों से शून्य को फाड़ने में सक्षम होना एक ऐसी क्षमता थी जो केवल एक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के पास हो सकती थी। टकराना, खजाना दानव मौके पर ही मारा गया और 2 मुक्केबाजी दस्ताने में बदल गया। मुक्केबाजी के दस्तानों से रूपांतरित हुए ये 2 खजाने वाले धर्म खजाने बेहद प्रभावशाली थे। वे सीधे धर्म विशेषता क्षेत्र के 9वें आकाश तक पहुंच सकते थे। इसके अलावा वे शीर्ष स्तर की पृथ्वी श्रेणी की धर्म कलाकृतियां थीं। हाहा, यह खजाना तिजोरी वास्तव में एक अच्छी जगह है। अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो मेरे पूरे शरीर को पृथ्वी रैंक जादुई खजाने से बदल दिया जाएगा जो गहनों की चमक में ढके हुए हैं। अधेड़ उम्र का आदमी दिल खोलकर हंसा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि एक स्वर्गीय ग्रेट जादू के खजाने से परिवर्तित एक खजाना दानव कम से कम स्वर्गीय अस्तित्व के दायरे के अंतिम चरण के चरम पर है।
यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं अभी भड़का सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मुझे छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। उस समय मेरे पास इनमें से जितने चाहें उतने ट्रेजर डीमन हो सकते हैं। और ठीक इसी क्षण कुछ आकृतियां दूर से शून्य में से गुजरीं। उनमें से एक युवक था जो देखने में बिसवा दशा का लग रहा था। वह रूपवान और सुंदर था। शेन कुंग। 20 साल के युवक ने शेन कुंग को देखते ही तुरंत आवाज दी। ये जिंगचेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी शेन कुंग ने सिर झुकाकर पूछा। इस बार मैं तुम्हें खोजने के लिए प्रिंस जिन के आदेश पर यहाँ हूँ। ये जिंगचेंग ने शेन कुंग पर नजर डाली और कहा, प्रिंस जिन, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? शेन कुंग ने बेहोश होकर कहा, लेकिन उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। वह खजाना राक्षसों को घेरना और मारना जारी रखता था जो कि तेजी से बढ़ रहे थे। प्रिंस चाहते हैं कि आप एक व्यक्ति, ये जिवेन को मार दें। यह व्यक्ति ये वंश में प्रिंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब जब वह खजाने की तिजोरी में आ गया है तो आपकी मदद करने का समय आ गया है। ये जिंगचेंग ने कहा। आप किसी और को ढूंढ सकते हैं। शेन कुंग ने बेहोश होकर कहा, क्या आप भूल गए हैं कि आपको खजाने की तिजोरी में प्रवेश करने का अवसर किसने दिया? ये जिंगचेंग ने शेन कुंग को देखा और कहा, मत भूलो, इस बार केवल 7 चाबियां हैं। उनमें से 2 मनुष्यों के हाथों में हैं। वे ये कबीले और वान कबीले से संबंधित हैं। यदि आपके पास गोल्डन जेड मंडप की सहायता नहीं है तो आपको खजाने की तिजोरी में प्रवेश करने का अवसर कैसे मिल सकता है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हालांकि मैं, शेन कुंग, अहंकारी हूं, लेकिन मैं अपने और प्रिंस जिन और प्रिंस यू के बीच के अंतर को भी जानता हूं, यहां तक कि वे दोनों भी उससे निपट नहीं सकते, और अब तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूं। क्या आप जानबूझकर मुझे मेरी मौत के लिए नहीं भेज रहे हैं? शेन कुंग ने सीधे कहा। वह मूर्ख नहीं था। प्रिंस जिन और प्रिंस यू के पास कौन सी साधना थी? वह किसी के साथ कैसे व्यवहार कर सकता था जिसे वे भी नहीं निभा सकते थे? क्या छिपा हुआ खतरा है? यदि आप इसके बारे में चिंतित हैं तो चिंता न करें। ये जिंगचेंग ने कहा, यद्यपि ये जिवेन चालाक है, उसने निश्चित रूप से आधे कदम दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। अपनी ताकत के साथ यह उसे मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह कोई समस्या नहीं है। चूंकि यह कानून के चरण के दायरे का सिर्फ एक नन्हा 9वां आसमान है, आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता क्यों है? क्या गोल्डन जेड मंडप में कोई और नहीं है? शेन कुंग ने अजीब तरह से कहा। चूंकि यह जानबूझकर किया गया जाल नहीं था, कानून के दायरे के 9th स्काई का बच्चा इतना हंगामा क्यों करेगा? वह पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में भी नहीं है, लेकिन उसे कम मत समझो। हालांकि वह पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में नहीं है, पारलौकिक क्षेत्र का एक साधारण 9वां स्वर्ग उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। ये जिंगचेंग ने ब्लूभन के साथ कहा, वह इस बार हमारे कबीले की प्रतियोगिता का चैंपियन है। वह बहुत प्रभावशाली है। हालांकि वह अभी हमारे गोल्डन जेड पवेलियन को खतरा नहीं दे सकता है। अगर वह विकास करना जारी रखता है तो देर सबेर वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा बन जाएगा। 2 राजकुमारों के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो यह ऐसा ही है। मुझे जीनियस को मारना सबसे ज्यादा पसंद है। शेन कुंग ने एक अजीब हंसी के साथ कहा। वो ये जिंगचेंग के शब्दों से बता सकता था कि ये एक जीनियस होना चाहिए। उसके पास अनंत भाग्य है और उसकी खेती की प्रगति बहुत तेज है, इसलिए राजकुमार चाहते हैं कि हम तुरंत कार्रवाई करें और उससे छुटकारा पाएं। ये जिंगचेंग ने कहा। टस्क, तो यह ऐसा ही है। ऐसा जीनियस आपके ये कबीले में भी बहुत से लोग उस पर ध्यान दे रहे होंगे, इसलिए प्रिंस जिन और प्रिंस यू के लिए कार्रवाई करना असुविधाजनक है। अन्यथा अगर उन्हें कुछ पता चलता है तो यह बहुत परेशानी होगी। शेन कुंग ने तुरंत गोल्डन जेड पवेलियन के इरादों को समझ लिया। ये जिंगचेंग को देखे जाने पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। टीएस, आपके गोल्डन जेड पवेलियन में वास्तव में प्रतिभाओं की कमी है। प्रिंस जिन और प्रिंस यू बंद दरवाजे में प्रशिक्षण ले रहे हैं और आप किसी को ढूंढ भी नहीं सकते। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मदद मांगने की? शेन कुंग ने मुस्कराते हुए कहा। हमें परवाह नहीं है कि आप उसे कैसे मारते हैं, लेकिन 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर कुछ ऐसा है जो राजकुमार चाहते हैं। इसे मुझे लौटा दें और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ये जिंगचेंग ने कहा। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी बात है, शेन कुंग ने हल्के से कहा, लेकिन अपने दिल में उन्होंने तुरंत श्राप दिया। 9 क्रांतियां ताइक्वान गोल्डन अमृत, 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर जो लोगों को एक झटके में दिव्य अस्तित्व के क्षेत्र में कदम रखने दे सकता है। हालांकि 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर लोगों के दिव्य अस्तित्व क्षेत्र में कदम रखने की संभावना को बढ़ा सकता है, लेकिन इन जंगली दुष्ट काश्तकारों के लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाले भाग्य के बिना दिव्य अस्तित्व क्षेत्र में कदम रखना असंभव था। वे दुष्ट कृषक जो दिव्य अस्तित्व के दायरे में कदम रख सके, वे सभी अत्यंत भाग्यशाली थे। इसलिए आहमेन के लिए 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर और सीधे सेलेस्टियल बीइंग दायरे में कदम रखने के बीच कोई अंतर नहीं था। क्या इतनी अच्छी बात सिर्फ ये कबीले के मुखिया के हाथों में नहीं थी? यह एक शिवेन के हाथों में कैसे हो सकता है?
कोई आश्चर्य नहीं कि प्रिंस जिन और प्रिंस यू उसका पीछा कर रहे थे। अगर यह मैं होता तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। इस समय उसके मन में हजारों विचार कौंध गए। उसने अपने लिए 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर लेने के बारे में सोचा। यदि वह 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन अमृत प्राप्त कर सकता है और कुछ समय के लिए इस खजाने के घर में रह सकता है, तो जब वह बाहर जाता है तो वह एक सेलेस्टियल बीइंग रियलम विशेषज्ञ होगा। वह दुनिया में जो चाहे कर सकता था। कौन गोल्डन जेड पवेलियन के लिए काम करने और प्रिंस जिन और प्रिंस यू के पैर की उंगलियों को चाटने के लिए तैयार होगा। उसके मन में हजारों योजनाएं थीं, लेकिन सही तौर पर वह बिल्कुल नहीं बदला और आसानी से सहमत हो गया। अल्पविराम, ये जीवेन, कोई अभी तुम्हारा पीछा कर रहा था। येमो ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। येमो को ऐसा कहते सुन ये जीवेन तुरंत सतर्क हो गई। यह खजाना घर निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण जगह नहीं था। यह कौन था, क्या आपने देखा? ये जीवेन ने पूछा। वो ये जिंग थी। उसके साथ व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर बहुत से लोग थे, लेकिन उन्होंने अभी हमारा अनुसरण नहीं किया। जाहिर है उनकी अन्य योजनाएं हैं, येमो ने कहा। अपने तामसिक चरित्र के साथ, चूंकि उसने हमारा पीछा किया है तो वह मुझसे छुटकारा पाना चाहता होगा। उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में कोई कदम नहीं उठाएगा। जब तक हम अभी भी खजाने के घर में हैं, खतरा कभी नहीं रुकेगा। ऐसा लगता है कि मुझे तेज करना है। केवल कानून प्रकटीकरण के दायरे के 7वें स्तर में प्रवेश करके फिर ये जिंग की चाहे किसी भी तरह की साजिश हो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये जीवेन ने भेंगी आंखों से कहा। पूरी ताकत के सामने कोई भी साजिश कमजोर होगी। भले ही ये जिंग ने अभी एक आश्चर्यजनक हमला किया हो, वह बच निकलने में सक्षम नहीं होगा। कम से कम ये जीवेन आज़ादी से आगे बढ़ सकती थी और पीछे हट सकती थी। उसे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये शिवेन ने उसे ऐसे ही रहने नहीं दिया। ये जिंग वास्तव में खजाने के घर में उसके पीछे पीछे गया। उसके पास एक बड़ी योजना होनी चाहिए और वह एक संकट था। हालांकि एक शिवेन ने ये जिंग को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर वह सावधान नहीं होता तो वह ये जिंग के जाल में फंस सकता था। इसलिए यदि ये जिंग अगली बार फिर से प्रकट हुआ तो ये जिंग उन भविष्य की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उसे मार डालेगी। ये जीवेन अच्छी तरह से जानते थे कि कितने लोग उन्हें देख रहे थे और कितने लोग उन पर 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर का लालच कर रहे थे। वह उन सभी को नहीं मार सकता था, लेकिन अगर वह एक से छुटकारा पा लेता तो वह अधिक सुरक्षित होता। अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लोगों के सामने ये जीवेन कभी दयालु नहीं होगी। बूम बूम बूम। अंतहीन मैदान में ये जीवेन और अन्य ने व्यक्तिगत रूप से खजाना राक्षसों को नष्ट कर दिया। विशेष रूप से ये जीवेन, वह इन खजाने वाले राक्षसों का वध करने में और भी कुशल था। इन खजाना राक्षसों के नष्ट हो जाने के बाद वे खजाने की आभा में बदल गए, जिसे ये जीवेन ने जल्दी से अवशोषित कर लिया था। ये जीवेन ने पाया कि ये कीमती ऊर्जा उसके अत्याचारी शरीर को संयमित करने में सक्षम थी। उसके अत्याचारी शरीर ने बहुत प्रगति की थी, भले ही उसके लिए और प्रगति करना बहुत कठिन था। अतः शत्रुओं का संहार करते करते वह और भी गंभीर हो गया। सभी ने एक शिवेन के प्रदर्शन की परवाह नहीं की। ये खजाना दानव मजबूत नहीं थे। वे केवल व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के 4थे या 5वें स्वर्ग के आसपास थे। उनमें से कुछ ने अभी अभी कानून के घोषणापत्र के दायरे में कदम रखा था। यह कहा जा सकता है कि वे अच्छे और बुरे का मिश्रण थे। रास्ते में सभी मारे गए। रास्ते में उन्हें कई विशेषज्ञ भी मिले जो बाहर से आए थे। वे अलग अलग जगहों से आए थे, लेकिन वे एक ही क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। अब ये जीवेन भी जानती थी कि यह खजाना सिर्फ नानबातियन के हाथों में नहीं था। कुल 7 चाबियां थीं। मानव कबीले की 2 चाबियां थीं। एक ये कबीले के नानबातियन के हाथों में था और दूसरा एक अन्य शक्तिशाली मानव कबीले वान कबीले के हाथों में था। उसी समय सीक्लैन के पास 2 चाबियां थीं, 100 क्लान एलायंस के पास 2 चाबियां थीं और उत्तरी दानव कबीले के पास 1 चाबियां थीं। इसलिए इस बार खजाने के घर का पता लगाने के लिए विभिन्न कुलों के लोग आए थे। इसी तरह लड़ाइयां असाधारण रूप से भयंकर थीं। यहाँ तक कि एक ही गोत्र के लोगों को भी आपस में प्रतिस्पर्धा करनी होगी, दूसरे कुलों के लोगों की तो बात ही छोड़िए। इन कुलों के प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में अच्छे संबंध नहीं थे। जीवित रहने की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनगिनत युद्ध छिड़ गए थे। हालांकि समग्र स्थिति को अभी भी संतुलित माना जाता था, निजी तौर पर हमेशा गंदी चालें चलती थीं। हालांकि सभी बाहर नहीं रहे। आखिरकार, हालांकि खजाने का घर पूरी दुनिया था, वास्तव में बाहरी दुनिया के खजाने को बहुत कीमती नहीं माना जाता था। इस दुनिया की गहराई में एक खजाने के घर में असली खजाने छिपे हुए थे। वह खजाना घर इस दुनिया जितना विशाल नहीं था। यह हर किसी की प्रतियोगिता का फोकस भी था। असीम मैदानों से गुजरने के बाद एक लंबी नदी थी जिसका कोई अंत नहीं था। यह लंबी नदी पूरी दुनिया में एक अज्ञात स्रोत से एक अज्ञात गंतव्य तक बहती थी। इस नदी के दूसरी ओर कोषागार था।
हालांकि इस नदी को पार करना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह नदी बेहद जहरीली थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इसमें कदम रखे तो उन्हें गलकर हड्डियों के ढेर में बदलते देर न लगेगी। इस समय बहुत से लोग पहले से ही किनारे पर जमा हो गए थे। अत्याचारी आभा की धाराएं दर्शकों को भयभीत करते हुए आकाश में उड़ गईं। उनमें से कुछ स्वामी आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम भी थे। इस दौरान वे भी यहीं फंस गए। पार करने का कोई उपाय नहीं था। यह लंबी नदी बेहद जहरीली है, पक्षियों को भी पार करने में कठिनाई होगी। यहाँ तक अगर उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उन्हें एक अकथनीय बल द्वारा नीचे खींच लिया जाएगा। तब वे पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे। क्या हम इसे पार नहीं कर पाएंगे? कुछ लोगों ने चिंतित होकर पूछा। बिल्कुल नहीं, अभी भी एक रास्ता है। हालांकि हम इस लंबी नदी को उड़कर पार नहीं कर सकते हैं, फिर भी एक कीमती जहाज है जो हर महीने इस लंबी नदी में आता जाता है। यदि हम इसे पार करना चाहते हैं तो इस कीमती जहाज पर चढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। तभी हम दूसरी तरफ पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। फिर हमें 1 और महीने का इंतजार करना होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। संयोग से आज एक खजाना जहाज गुजरेगा और हमारे पास दूसरी तरफ जाने का मौका होगा। इस लंबी नदी के बारे में हर कोई कुछ नहीं कर सकता था। खूब चर्चा हुई। हमेशा ऐसे लोग थे जो इस पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि अपनी अत्याचारी ताकत से वे एक नदी और सितारों के समुद्र को भी पार कर सकते हैं। हालांकि सभी की नजरों के नीचे वे उस अकथनीय गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नदी में खींचे गए थे। कुछ समय बाद ये पूरी तरह से हड्डियों में बदल गए। ऐसा लगता है कि हम केवल उस जहाज की प्रतीक्षा कर सकते हैं, ये कियान ने कहा। दूसरे लोगों ने भी सिर हिलाया, लेकिन वे बहुत शांत थे और कुछ नहीं बोले। हालांकि उनकी ताकत बहुत अत्याचारी थी। वहां केवल वे ही नहीं थे, बल्कि अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी थे। उनके पास अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के विरुद्ध जीतने का लगभग कोई अवसर नहीं था। अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के ये विशेषज्ञ सीधे अकेले यात्रा करते थे। उन्हें कोई साथी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी अत्याचारी ताकत अपने आप में एक गारंटी थी। थोड़ी देर के बाद हवा और लहरों पर सवारी करते हुए एक विशाल खजाना जहाज आया। दूर से देखने पर यह खजाने का जहाज 1000 फुट से कम लंबा और सैकड़ों फुट चौड़ा नहीं था। इसे एक विशाल जहाज कहा जा सकता है। इस खजाने के जहाज की सूरत देखकर हर कोई तुरंत हड़कंप मच गया। ये विशेषज्ञ कम से कम ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर पर थे, इसलिए वे तुरंत उत्साहित हो गए। बहुत जल्द कीमती जहाज किनारे पर पहुंच गया। आश्चर्यजनक रूप से जहाज पर कोई नहीं था। हालांकि जहाज खजानों की आभा में ढका हुआ था, लेकिन इसने एक ऐसी ठंडक दी जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। सभी ने महसूस किया कि उनकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ रही है। रहस्यमय होने का नाटक, अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के एक गंजे विशेषज्ञ ने उपहास के साथ कहा। उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और तेजी से आगे बढ़े। इससे पहले वे लोग जहाज से गुजरे थे और दूसरी तरफ पार कर गए थे। कोई कारण नहीं था कि वे पार नहीं कर सके। यह तार्किक नहीं था। फिर आधा कदम दिव्य क्षेत्र के शेष विशेषज्ञ एक के बाद एक कूदते गए और खजाने के जहाज पर उतरे। जल्द ही खजाना जहाज, जो लंबे समय तक डॉक नहीं किया था, धीरे धीरे फिर से चलना शुरू कर दिया। इस दौरान अचानक सभी के होश उड़ गए। वे उड़ने के लिए दौड़े, इस डर से कि वे इस जहाज को खो देंगे और उन्हें 1 और महीने के लिए इंतजार करना होगा। ये ज़िवेन और अन्य लोगों ने भी संकोच नहीं किया और तुरंत कूद पड़े। क्रेक, यह खजाने का जहाज एक लकड़ी के जहाज की तरह था जो न जाने कितने वर्षों तक यात्रा करता रहा। इसने क्रेक क्रेक की आवाजें निकालीं। केवल लहरों की आवाज वाली इस शांत नदी में यह विशेष रूप से अजीब लग रहा था। जहाज पर चढ़ने के बाद बहुत से लोग थोड़ा शांत हुए और थोड़ा उत्सुक होने लगे। चूंकि इस जहाज को कोई नहीं चला रहा है, तो यह कैसे काम करता है? यह इसे हर बार एक समय में कैसे आगे पीछे करता है? किसी ने पूछा, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। इसमें शामिल महान शक्ति पहले से ही उनकी समझ से परे थी। सभी को संदेह था कि यह खजाना घर प्राचीन काल में एक सुपर बड़े शॉट का निजी खजाना घर हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके लिए प्राचीन चीजें बहुत दूर थीं और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में वे वर्तमान में अनुमान लगा सकते थे। जल्द ही सभी ने रुचि खो दी और एक के बाद एक जहाज पर बैठ गए। उन्होंने अपनी चरम अवस्था को बनाए रखने के लिए या तो अभ्यास किया या अपनी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त किया। तो ज़िवेन और अन्य कोई अपवाद नहीं थे, और इस जहाज को पता नहीं था कि यह पानी पर कितनी देर चल रहा था। यह धीरे धीरे एक धूमिल क्षेत्र में चला गया। आकाश में बड़ा सूरज भी बिना निशान के गायब हो गया था। यह पिच काला था और दूरी में केवल टिमटिमाते सितारे थे। एक एक करके सब अपनी साधना से जागे। ठंडी हवा के झोंके चले जिससे वे डर के मारे कांपने लगे। देखो, जहाज के नीचे क्या है? किसी ने अचानक कहा। सभी लोग नाव के नीचे देखने के लिए एक साथ खड़े हो गए। फिर भी उन्होंने देखा कि पूरी नाव नदी के अत्यधिक जहरीले पानी से नहीं भरी थी, बल्कि उसमें असीम रक्त भरा हुआ था।
रक्त के भीतर अनगिनत तामसिक आत्माएं इस कीमती नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही थीं, जबकि यह कीमती नाव उनके ऊपर आकाश में नौकायन कर रही थी, और जहां कहीं भी यह गुजरी, उन तामसिक आत्माओं को टुकड़ों में कुचल दिया गया। इस दृश्य को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मूल रूप से उनकी साधना के साथ ऐसा कहा जा सकता था कि वे दुनिया को देखने में सक्षम थे, और दुनिया में बहुत कम चीजें थीं जो उन्हें स्थानांतरित कर सकती थी। ऐसे भयानक दृश्य की तो बात ही छोड़ दें। एक नज़र में तामसिक आत्माओं की एक अंतहीन संख्या कीमती जहाज की दिशा की ओर बढ़ रही थी। भले ही हर कोई जानता था कि यह कीमती जहाज विशेष होना चाहिए और इन तामसिक आत्माओं को रोकने में सक्षम होना चाहिए, फिर भी जब उन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा तो वे सिहर उठे। क्या ये क्रोधित आत्माएं उन लोगों की क्रोधित आत्माएं हो सकती हैं जो इस नदी में दुखद रूप से मर गईं? तू फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस समय उनके चेहरे पर वह चंचल मुस्कान नहीं रह गई थी। उनका पूरा व्यक्ति गंभीर हो गया। यानफेयांग और जियान वीबो को ये जिवेन की कोई परवाह नहीं थी। इस समय इन अजीब दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। पहले आने वालों ने भी इन बातों की कोई खबर नहीं फैलाई। जो समाचार हमें पहले मिला वह उन लोगों ने फैलाया जो अब तक इस नदी तक नहीं पहुंचे, ये युनमैंग ने कहा। पहले आने वालों को फायदा था, लेकिन बाद में आने वालों को भी फायदा था। कम से कम वे उन लोगों से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते थे जो पहले आए थे, ताकि वे अज्ञानी न रहें। बहन कियान, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम अंडरवर्ल्ड नदी पर नौकायन कर रहे हैं? ऐसा महसूस होता है कि हम पाताल लोक जा रहे हैं। इस समय ये झीलन के शब्दों ने अचानक आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। केवल ये जिवेन का समूह ही नहीं, बल्कि अन्य भी कोई अपवाद नहीं थे। मृत्यु की दुनिया कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों के लिए भी एक अज्ञात दुनिया थी। यह एक अज्ञात डोमेन था। शायद यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे केवल देवता ही छू सकते थे। ये जिवेन ने नाव के तल पर खून देखा और फिर भी अंडरवर्ल्ड नदी के विचार से इनकार किया। हालांकि उसने अंडरवर्ल्ड नदी को वास्तव में नहीं देखा था, उसने दानव द्वीप पर अंडरवर्ल्ड नदी को देखा था। यह इससे कम विस्मयकारी लग रहा था। अद्भुत, अद्भुत। मुझे आश्चर्य है कि खजाने के घर की रखवाली करने वाली इतनी नाराज आत्माएं होने के लिए कितने लोग मारे गए हैं, ये मो ने विस्मय में कहा। अचानक खजाने की पूरी नाव हिंसक रूप से हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे खजाने की नाव से कुछ टकरा गया हो। एक हिंसक क्रोधी ऊर्जा आकाश में उड़ गई। वहां कोई है। इस समय किसी ने अचानक दूरी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कैसे संभव है? पक्षी भी उस नदी को पार नहीं कर सकते। वहां लोग कैसे हो सकते हैं? यह असंभव है। किसी ने तुरंत मना कर दिया। यह बिल्कुल असंभव था, लेकिन बहुत जल्दी हर कोई जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि नदी की सतह पर वास्तव में एक लंबा आंकड़ा था। धुंध में रक्तलाल आंखों की वह जोड़ी सबको घूर रही थी, जिससे उन्हें अपने पैरों के तलवों से लेकर सिर तक ठंडक महसूस हो रही थी।